चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो दोस्तों, जैसे कि हम कुछ फीचर्स पढ़ रहे थे, अभी हमारे फीचर ही चल रहे हैं, राइट? सो आज हम पढ़ने वाले हैं किसको बेटा? लिमिटेड लाइबिलिटी को। तो लिमिटेड लाइबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम इसका एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। देन फिर हम उसके बुक से रीड करके उसके केस लॉज वगैरह अगर इसमें किस्म में है तो उसको पढ़ लेंगे, ठीक है? तो अब सबसे पहले लिखिए हेडिंग लिमिटेड लाइबिलिटी। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है जी? लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो आप 2 मिनट ना इधर देखेंगे। आपको लिखने की जरूरत नहीं है। कॉपी करने का समय दिया जाएगा आपको, पहले आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। ठीक है? देखो जी, कंपनी में ना एक स्पेसिफिक फीचर होता है, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी का। किसका बेटा? ये कंपनी है, और जो भी कंपनी में हमारे मेंबर्स होते हैं, कौन होते हैं? क्या करते हैं मेंबर? कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्ट मनी एंड बाय शेयर्स। पैसा इन्वेस्ट करते हैं और क्या करते हैं बेटा? शेयर्स बाय करते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल सर। अब सर, ये जो कंपनी में शेयर्स बाय कर रहे हैं शेयर होल्डर्स, तो एक तरीके से इनको हम शेयर होल्डर मेंबर्स भी बोल सकते हैं, वट एवर, एंड दे आर बेसिकली नोन एज क्या बेटा? ओनर बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है? ओनर बोला जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा। तो सर, अब कंपनीज एक्ट का ना जो सेक्शन 9 है, वो एक स्पेसिफिक फीचर बताता है कि कंपनीज में मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है, ध्यान से सुनना बेटा, कंसंट्रेशन से। मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, मतलब हमारे जितने भी क्या होंगे बेटा? मेंबर्स होंगे। उनकी लाइबिलिटी होती है लिमिटेड। क्या होती है बेटा इनकी लाइबिलिटी? लिमिटेड होती है। प्रश्न आता है, सर ये लिमिटेड लाइबिलिटी तो हमें पता है, हमने शुरू से बचपन से पढ़ा हुआ है, तो इतना तो हमें पता ही है ना? बट इसकी और ज्यादा बाइफिकेशन में अगर मैं जाता हूँ, तो इस लाइबिलिटी लिमिटेड का मतलब क्या है सर? है ना? लाइबिलिटी लिमिटेड का मीनिंग क्या है? तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा कंपनी के टाइप्स के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? कंपनी के। अब यहाँ पर टाइप्स का मतलब ये मतलब सर ओपीसी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, नो। यहाँ पर टाइप्स का मतलब कुछ और हो जाता है। लाइबिलिटी के बेसिस पे कंपनी 3 तरह की होती है बेटा। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। क्या होती है बेटा कंपनी? लिमिटेड बाय शेयर्स। दूसरा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। क्या जी? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, है ना? और फिर आते हैं हमारे पास अनलिमिटेड कंपनी। क्या आता है जी? और इन तीनों ही कंपनी में अलग अलग स्पेसिफिकेशन है लाइबिलिटीज के, है ना? लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। तो हम बेसिकली जो पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे इस बेसिस पे कि कंपनी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कंपनी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। द फर्स्ट वन इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, सेकंड वन इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, थर्ड वन इज अनलिमिटेड कंपनी। तो इन तीनों ही कंपनी की जब मैं स्पेसिफिकेशन आपको समझाऊंगा, उससे आपको क्लियर होगा कि सर लाइबिलिटी लिमिटेड का मतलब क्या है, राइट? तो सबसे पहले वी गोइंग टू अंडरस्टैंड क्या? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, सुनना ध्यान से बेटा। मैक्सिमम 90% से ज्यादा कंपनियां बेटा यही वाली बनती है। कौन सी वाली? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो यहां पर हम बेसिकली अंडरस्टैंड कर रहे हैं बेटा, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है? तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का जो कॉन्सेप्ट है, वो हम समझेंगे अगेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। क्या मतलब होता है सर इस कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का? मतलब क्या है? जैसे मान लो एक कंपनी है, और वो क्या है? लिमिटेड बाय शेयर्स है। तो लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब सर यहाँ पर मैम बना शेयर्स खरीद के मेंबर बन सकते हैं। मतलब कोई भी पर्सन बेटा कंपनी में क्या कर सकता है? शेयर्स, मतलब एक पर्सन है, अब इसको इस कंपनी में मेंबर बनना है। तो क्या बनना है बेटा? तो सर मेंबर बनने का इसके पास क्या रास्ता है? तो कहते हैं सर ही कैन सब्सक्राइब शेयर्स एंड बिकम मेंबर।
क्या बन सकता है बेटा? अब सुनो भैया, थोड़ा सा ना जेनरिक वर्ड से बाहर निकलेंगे। यहाँ पर हम जनरली बाई लिखते थे ना, शेयर्स बाई करा तो हम बाई ना लिख के क्या लिखेंगे बेटा? सब्सक्राइब। राइट, तो थोड़ा सा लीगल लैंग्वेज में हम ज्यादातर जाएंगे रादर देन कि आर यूजिंग द जनरल बेसिक वर्ड्स, ठीक है? तो सर ये जो एक्स है, मिस्टर एक्स है, ये इस कंपनी में क्या खरीद रहा है बेटा? शेयर, शेयर सब्सक्राइब कर रहा है बेटा। राइट, हालांकि शेयर सब्सक्राइब करने के तरीके थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, विल अंडरस्टैंड, बाद में डिस्कस करेंगे इसको। तो सर इस कंपनी में अगर मुझे मेंबर बनना है तो मैं क्या करूँ? किस कंपनी के शेयर्स बाय कर, क्या बाय कर लो बेटा? शेयर्स बाय कर। एंड शेयर्स बाय करके या करके सब्सक्राइब करके मैं क्या बन जाऊंगा? मेंबर बन जाऊंगा। क्लियर है? सपोज इस व्यक्ति ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, शेयर्स इन्वेस्टमेंट किया बेटा। लेट अस अज्यूम एक शेयर्स की वैल्यू 10 रुपए है। एक शेयर्स की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए है। और ये शेयर्स बाय करके इस कंपनी का क्या बन सकता है? मेंबर। सपोज इसने सब्सक्राइब की 1 लाख शेयर। कितना लाख शेयर बेटा? 1 लाख शेयर, ठीक है। अच्छा, जब 1 लाख शेयर्स ये सब्सक्राइब कर रहा है या ये परचेज कर रहा है, वट एवर इज दैट, तो बच्चे मुझे एक बात बताओ, इस 1 लाख शेयर्स की कुछ अमाउंट भी तो होगी। तो कितना पैसा देना होगा इसको? दैट इज 10 लाख रुपीज। आया ना? या तो 10 लाख रुपए इसको जमा करना है किसको बेटा? कंपनी को। अब तुमने ना अकाउंट्स पढ़ी हुई है शायद थोड़ा बहुत, है ना? तो उसमें अपने एक चीज पढ़ा था कि हम, जो कंपनी है ना, वो बाइफरकेशन में फंड्स रिसीव कर रही है। एप्लीकेशन मनी आ गया, अलॉटमेंट आ गया, है ना? फर्स्ट कॉल आ गया, सेकंड कॉल आ गया, थर्ड कॉल आ गया, वट एवर। हालांकि ऐसे कुछ चलता नहीं है आज के डेट में, बट ठीक है, तुमने पढ़ा है तो ठीक है। अब मान लो उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हैं, इन्होंने मान लो पेड कर चुके हैं ये 5 लाख। कितने लाख रुपए पे कर चुके हैं? 5 लाख रुपए। और अभी इनकी जो लाइबिलिटी बची हुई है वो कितनी बची हुई है? 5 लाख रुपए की बची हुई है, क्योंकि 5 लाख रुपए ऑलरेडी पे कर चुके हैं। अच्छा, 5 लाख मतलब मैं इसको भी बोल सकता हूँ कि अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। आया ना? या दिस इज व्हाट? अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी शेयर्स में 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए पे कर चुका हूँ, जिसमें से बेटा अभी मेरी 5 लाख रुपए देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या मैं इसको मेंबर बोल सकता हूँ? हाँ जी सर, इसको मैं मेंबर बोल सकता हूँ या शेयर होल्डर बोल लें आप, वट एवर, ठीक है। हेलो। हम्म। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सपोज कंपनी ने ना बैंकों से लोन लिया हुआ था, और भी इसके क्रेडिटर थे, इसके और भी लॉसेस थे, वगैरह वगैरह वगैरह। सपोज कंपनी जो लोन वगैरह लिया हुआ है, दिस अमाउंट बिलोंग्स टू 2 करोड़। कितना अमाउंट है बेटा? यानी कि कंपनी ने बैंकों से 2 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ है, एंड अनफॉर्चुनेटली बिजनेस लॉस के कारण, किसके कारण बेटा? बिजनेस लॉस के कारण कंपनी चले गई है लिक्विडेशन में। कहाँ चले गए बेटा? अच्छा, लिक्विडेशन, आसान शब्दों में बोले तो वाइंडिंग अप। किसमें बेटा? वाइंडिंग अप। हालांकि सर लिक्विडेशन और वाइंडिंग वाइंडिंग अप का बेसिक सिचुएशन क्या है, ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझिए, वाइंडिंग अप मतलब कंपनी बंद हो रही है। कंपनी क्या हो रही है बेटा? अच्छा, जब कंपनी बंद हो गई तो ऑफकोर्स यहाँ पर हमें एसेट्स को रियलाइज करना पड़ेगा। पढ़ा है ना रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स को क्या करेंगे? रियलाइज। सपोज मैंने एसेट्स बेची, एसेट्स को बेच के मेरे पास पैसा कितना आया? 50 लाख रुपए। कितना पैसा आया? अच्छा देखो, जब ध्यान तो सुनना कंसंट्रेशन से, मेरी नेट लाइबिलिटी कितनी है? कंपनी के लोन्स कितने हैं? भाई आपको लोन रिपे करना पड़ेगा ना। या तो लोन रिपे कितने करने हैं? 2 करोड़ के। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास तो पैसा है ही नहीं। मेरे पास सिर्फ कितना पैसा है? अभी भी मेरे पास क्या नेट लाइबिलिटी 1.5 करोड़ की बची हुई है। यानी कि 1.2 करोड़ की यहाँ पर मेरे पास क्या बची हुई है? नेट लाइबिलिटी बची हुई है। मैं कौन? आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनी। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? कंपनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कंपनी के पास अभी नेट लाइबिलिटी कितनी बची है बेटा? इसको क्या हो गया? हट जा भाई, हट जा हट जा हट जा। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 1.5 करोड़ की लाइबिलिटी बची है। अब यहाँ पे भैया कॉन्ट्रीब्यूटरीज का काम आएगा, मेंबर्स का। अब मेंबर से पैसा मांगा जाएगा, कितना मांगा जाएगा? भाई कंपनी की लाइबिलिटी कितनी है? 1.5 करोड़। अच्छा, उस मेंबर ने कितना पैसा देना था? 5 लाख। तो सर क्या मैं उस मेंबर को बोलूं 1.5 करोड़ रुपए दे? मैं उससे सिर्फ कितना पैसा मांग सकता हूँ? यानी कि सर हमारा जो मिस्टर एक्स है, जो कि हमारा मेंबर है, कौन है बेटा? उसकी नेट लाइबिलिटी कितनी थी? 5 लाख। क्या उतना तो देगा वो? हाँ जी सर, बिल्कुल उतना अमाउंट तो वो देगा। बट स्टिल अभी भी
1.45 करोड़ हमें अभी भी देना है। बोलो भैया, तो ये लाइबिलिटी किसकी होगी सर, मेंबर्स की क्या? ये ओनली बिलोंग्स टू कंपनी, ओनली बिलोंग्स टू कंपनी। यानी कि सर, यहाँ पे आपने एक चीज देखा, मेंबरशिप उसके लिए लायबल है जितना उसने देने का वादा किया था और दिया नहीं है। यानी कि क्या, अनपेड वैल्यू। थैंक यू। यानी कि बेटा, वो अपनी सिर्फ किसके लिए, अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स के लिए ही क्या है बेटा, लायबल है। इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, लिमिटेड लायबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको हम, लिमिटेड लायबिलिटी। मतलब मैं उतना ही दूंगा जितना मैंने प्रॉमिस किया था, या जितनी मेरी शेयर्स की अनपेड वैल्यू है। यानी कि कंपनी को वट एवर लायबिलिटी, ठीक है, उसके लिए शेयर होल्डर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो सर कंपनी कहां से पेमेंट करेगी? अब यहाँ पर कंपनी एसेट्स तो बेच चुकी है, एसेट्स पर इतना पैसा है नहीं, तो कंपनी की यहाँ पर क्या होगी बेटा, इंसॉल्वेंसी हो जाएगी। अभी तो नहीं बेच पाऊंगा, लैपटॉप में रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक सिचुएशन सर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेंबर सिर्फ उतने अमाउंट के लिए लायबल है जितना उसने प्रॉमिस किया था। समझ में आया? पक्का? श्योर? चलो फिर अब इसको एक बार कॉपी कर लेंगे। चलो, सो ये हमने डिस्कस करा बेटा, क्या अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स तक ही हमारा मेंबर या शेयर होल्डर क्या होगा बेटा, लायबल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ये हो गया ना, दिस इज डन ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुको। एक मिनट ही तो नहीं है हमारे पास। केस नंबर 2। अब ये तो देखो दोस्तों, कहता है कंपनी लिमिटेड, अरे, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। एलटीडी मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग चल रही है ना, मैं बेइज्जती करता गंदी वाली। ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय क्या है, गारंटी। अच्छा, इसके ना दो स्पेसिफिकेशन लिखना आने हैं, तोड़ दूंगा हड्डियां ना लायकों की। एक है हैविंग शेयर कैपिटल। क्या है जी? हैविंग शेयर कैपिटल मतलब यह एक ऐसी कंपनी है जिसमें गारंटी भी है और साथ ही साथ, या फिर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। नॉट हैविंग मतलब भैया गारंटी तो है और शेयर कैपिटल नहीं। अच्छा सुनो, मैं ना आपको एग्जांपल कराऊंगा जिसमें दोनों की, और ऑब्वियस ही बात है, एक वाला हमें समझ में आ जाएगा। रीजन बीइंग सर, जैसे मान लो मैं दोनों करा दूंगा तो फिर हम लोग किसको हटा देंगे, शेयर वाले को हटा देंगे, तो सिर्फ वो कौन सा केस रहेगा, गारंटी वाला। या समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? शिवा नहीं आ रहा है? नींद आ रही? नींद ना। सर ने क्या शुरू करा है? हो गया सुनो। चलो बहुत बढ़िया। देखो देखो, यहाँ पर कंपनी है और हम मान के चल रहे हैं सर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल दोनों ही है। ठीक है, तो सर मान लो यहाँ पर एक पर्सन है, सोनाली। अब यहाँ पे इस पर्सन को इस कंपनी में मेंबर बनने के दो रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं बेटा? देयर इज टू वे ऑफ बिकमिंग मेंबर इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। समझ में आ रहा है जी? हाँ, पहला, ये इस कंपनी में क्या कर ले, शेयर्स को सब्सक्राइब कर ले या फिर बाई कर ले। ठीक है, बोलो भैया। हाँ, और इसके पास तरीका है, टू सब्सक्राइब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को क्या कर ले बेटा, सब्सक्राइब कर ले। अब सर ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब कैसे होता है? इसमें ना, जब कंपनी स्टार्टिंग में बनती है, कंपनी में जो डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्या होता है बेटा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कंपनी के स्कोप को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? स्कोप। ठीक है, तो इसमें ना आप गारंटी दे सकते हो। क्या दे सकते हो? गारंटी मतलब व्हाट? सपोज सोनाली ने बोला, इस कंपनी के ना एक शेयर्स की वैल्यू कितनी है अगेन, 10 रुपए पर शेयर। क्यों नीचे आ रहा है? ठीक है, तो आपने शेयर सब्सक्राइब कर लिए, फॉर एग्जांपल अगेन सेम 1 लाख शेयर्स। कितने शेयर सब्सक्राइब करे आपने या परचेस करे वट ठीक है, हेलो, या, और साइमल्टेनियसली इसने कहा कि मैं ना
गारंटी देती हूँ 5 लाख रुपए पे करने का। कितने लाख रुपए पे करने का? अच्छा, कब? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, मतलब जब कंपनी बंद होगी तो उस समय मैं कंपनी को कितना पैसे पे करने का वादा करती? 5 लाख रुपए पे करने का वादा कर रही है कौन? सोनाली, ठीक है। नाउ इस पॉइंट से सोनाली बिकम मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। सोनाली क्या बन गई बेटा? मेंबर बन गई इस पर्टिकुलर कंपनी में, है ना? बोलो। बट बड़ी ही मनहूस मेंबर थी। सुनो ध्यान से। हुआ क्या, इसके आते ही कंपनी को ह्यूज लॉसेस होने शुरू हो गए। जोक्स, मजाक दोस्त, दिल पे ना ले, ठीक है। तो कंपनी को क्या हो गया बेटा? बहुत ज्यादा लॉसेस, ह्यूज लॉसेस। और इसकी गारंटी अब क्या हो गई है बेटा? कंटीजेंट ना होकर लाइबिलिटी बन गई है, ठीक है। तो सर सुनो ध्यान से, अब सर लॉस हो गया कंपनी को बहुत ज्यादा, तो कंपनी ने तो लोन ले रखे। लोन था कंपनी के पास कितने करोड़ का? 5 करोड़ का। कितने करोड़ का लोन था बेटा? 5 करोड़। अच्छा सुनना ध्यान से। तो भैया कंपनी को लॉस हुआ, जिसकी वजह से कंपनी की क्या हो रही है? वाइंडिंग अप हो रही है। क्या हो रही है बेटा? वाइंडिंग अप हो रही है। तो 5 करोड़ का लोन चुकाना पड़ेगा ना भाई, लोन को थोड़ी टाल सकते हैं। तो कंपनी ने सबसे पहले देखा जी एसेट बेचो, सबसे पहले क्या बेचो? तो एसेट बेच के मेरे पास पैसा कितना आया? 2 करोड़। अभी भी मेरी लाइबिलिटी कितनी बची है? स्टिल कंपनी की जो नेट लाइबिलिटी है वो कितनी बची है बच्चे? 3 CR, ठीक है। अब उन्होंने सोनाली को अप्रोच किया, कहा पैसे निकालो मेंबरों से। किससे बेटा? तो सोनाली से हम कितना पैसा ले सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, हर लाइबिलिटी, अच्छा एक सेकंड ना, इसमें बता देता हूँ। मान लो शेयर्स के थे इसके 1 लाख के शेयर्स, मतलब 10 10 लाख हो गए ना। तो इसने 8 लाख रुपए पे कर रखे थे। कितने पे कर रखे थे बेटा? तो अनपेड कितने हो गए? 2 लाख हो गए। जब हम सोनाली से पैसे मांग रहे हैं तो हमने इनसे बोला कि आप पैसे दो, इन्होंने कहा ठीक है दे देंगे, क्या दिक्कत है। कंपनी जेट कहता है सोनाली ने शेयर्स कितने खरीदे थे? 10 लाख के, कितने दे चुकी है? तो अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना है? तो एक तो वो देना पड़ेगा इसको। बोलो। अच्छा, फिर इसने 5 लाख रुपए की गारंटी भी ली थी। हाँ, तो इन कंपनीज में वाइंडिंग अप के वक्त आपको जो गारंटी दी थी आपने, वो देना पड़ेगा। हेलो। या तो टोटल अमाउंट कितना देना पड़ रहा है इनको? 7 लाख रुपीज का देना पड़ रहा है। कंपनी की लायबिलिटी कितनी थी? 3 करोड़ रुपए। अभी भी कितना पैसा बचेगा? 2 करोड़ 93 लाख, है ना? तो ये जो लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी के लिए क्या मैं मेंबर को फिर से कंपेल कर सकता हूँ क्या पे करने को? ये लाइबिलिटी ओनली बिलोंग्स टू कंपनी। ओनली बिलोंग्स टू क्या बेटा? कंपनी। यानी कि सोनाली जो मेंबर है उसकी लाइबिलिटी क्या हो गई बच्चे? लिमिटेड अप टू द वैल्यू ऑफ अनपेड शेयर्स और गारंटेड अमाउंट। समझ में आया? अब भाई जो कंपनी ओनली गारंटी वाली होती है तो उसमें शेयर्स नहीं होगा, तो 2 लाख वाला अमाउंट नहीं होगा, सिर्फ कितने अमाउंट होगा बेटा? 5 लाख। तो सिर्फ 5 लाख के लिए लाइबल हो गए। समझ में आया? सो दिस इज कॉल्ड क्या बेटा? लिमिटेड लाइबिलिटी बाय गारंटी। समझ ही नहीं आया सर? लिख लो फिर फटाफट से इसको। आंतरिक फ्रेम बताएंगे। हाँ बताएंगे। गारंटी मतलब? नहीं वो फिक्स नहीं, ये पैसे वाली गारंटी होती है। हाँ हाँ, पैसा और कौन सी गारंटी चाहिए तो? नहीं और शेयर्स तो से को तो और ज्यादा है। जैसे हो गया। तो ये हमने पढ़ा बेटा कंपनी की लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सुन रहे हो तुम लोग? केस नंबर 3, अनलिमिटेड कंपनी। अब अनलिमिटेड कंपनी ना सबसे पहले तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। क्या है बेटा? रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। ये आज पहले स्टार्टिंग में होती थी। याद करो मैंने जब बताया था आपको, इनिशियल कंपनी जब आया था तो ये कौन सी कंपनी इंट्रोड्यूस करी गई थी? अनलिमिटेड कंपनी इंट्रोड्यूस करी थी। लाइबिलिटी वाली कंपनी तो, लिमिटेड लाइबिलिटी तो बाद में आई थी, है ना? तो इनिशियल कंपनी जब आया था तो कौन सी कंपनी इंट्रोड्यूस करी गई थी बेटा? अनलिमिटेड कंपनी को ही इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। अब अनलिमिटेड मतलब क्या होता है यहाँ पे? लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स अनलिमिटेड अप टू द
कंपनीज लाइबिलिटी मतलब जितनी कंपनीज की लाइबिलिटी है वो सारे के सारी लाइबिलिटी किसकी होगी बेटा? मेंबर्स की होगी। यानी कि यहाँ पर वो लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है सर, समझ में आया? और ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। ऑब्वियस ही बात है ना, आज के डेट में कौन बनाएगा भाई अनलिमिटेड कंपनी, है ना? तो क्यों रिस्क लेना चाहूंगा मैं जब मुझे पता है कंपनी में मुझे बेनिफिट है। राइट, मुझे सिर्फ लिमिटेड लाइबिलिटी का ही सिचुएशन रखना है। तो मैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी बनाना तो बेवकूफी होगी ना, तो ये इसलिए बेटा रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंपनीज है। अगर एक दिन में 100 कंपनीज बनी तो आज के डेट में तो 100 के 100 क्या है बेटा, लिमिटेड बाई शेयर्स है। कुछ गारंटी वाली बनती है और अनलिमिटेड कंपनी ना के बराबर है। ठीक है, चलो इसको लिख लो आप लोग। ये खत्म हो गया लाइबिलिटी का क्लॉज। अब जरा बुक पे आ जाएंगे फटाफट से। डन बेटा। चलिए अब आइए बुक्स पे सीधे। देखो क्या लिखा हो दोस्तों, लिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं द प्रिविलेज ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर बिजनेस डेट, मतलब ये फायदा है ना हमारे लिए। हाँ, is one of the principal advantages of doing business under a corporate form of the organization. The company being a separate person, company क्या बेटा एक separate person है, is the owner of assets and bound by its liability, मतलब वही assets की owner होगी और वही liability के लिए क्या होगी बेटा, responsible होगी। वही कौन? कंपनी, ठीक है। कहते हैं द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर एज अ शेयर होल्डर एक्सटेंड टू द कंट्रीब्यूशन कैपिटल ऑफ कंपनी ऑफ द कंपनी अप टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड, एंड उन्होंने क्या नहीं कर रखा बेटा, पेमेंट नहीं किया हुआ है। मतलब जितना आपने पेमेंट नहीं किया हुआ है सिर्फ उसी के लिए लायबल है। बाकी वट एवर द लोन बिलोंग्स टू कंपनी उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। देखो क्या कह रहा है, मेंबर्स इवन होल आर नाइदर क्या बेटा ओनर ऑफ कंपनीज अंडरटेकिंग, और ना ही बेटा लायबल है उसके डेट के। तो ये पढ़ा था ना इससे पहले आपने, कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसके लिए सिर्फ ओनरशिप किसकी है बेटा, अंडरटेकिंग का मतलब हो गया एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपनी, दीज ऑल आर बिलोंग्स टू कंपनी ओनली। तो उसका डेट भी तो कंपनी को बिलोंग करेगा। तो जब उसकी एक्सक्लूसिव ओनरशिप आपके पास है तो डेट भी किसका होगा, आपका ही होगा। उसके लिए बेटा कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, वेट, अ शेयर होल्डर इज लाइबल टू द पे बैलेंस इफ एनी, अगर कुछ बैलेंस, अच्छा सुनो, अगर आपने 100% पेमेंट कर दिया हो तो फिर आपकी जीरो लाइबिलिटी है। मतलब मैंने 1000 शेयर खरीदे थे और मेरी 10,000 रुपए की लाइबिलिटी थी, मैंने पूरी पे कर दी, मैं 1 रुपए के लिए भी लाइबल नहीं हूँ, ठीक है। You own the shares held by him when called up to the pay, and nothing is more, even if the liabilities of the company is far exceed assets. Obvious सी बात है, पढ़ा था ना हमने दोनों एग्जांपल में, ये तो पढ़ा एसेट्स को बेचने के बाद भी अगर लाइबिलिटी कुछ बचती है उसके लिए मेंबर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दिस मीन्स लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड। तो इसका अर्थ ये हुआ कंपनी में मेंबर की लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। ये एग्जाम्पल है, खुद ही रीड कर लेना, ऑलरेडी बता चुका, ठीक है। अब इसमें केस सिचुएशन है क्या बेटा, देखो क्या लिखा हुआ है, बकली जे इन, ये रिवीजन पिटिशन है लंदन एंड ग्लोब फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन। आर ई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं रिवीजन पिटिशन, क्या बोलते हैं, रिवीजन पिटिशन, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ऑब्जर्व किया गया, कहते हैं द स्टैचू मतलब लॉ रिलेटिंग टू द लिमिटेड लायबिलिटी हैव प्रोबेबली डन मोर देन एनी लेजिस्लेशन इन द लास्ट 50 years to further the commercial perspective of the country. They have to be advantage to the investor as well as public, allowed to encourage aggregation of the small sum to large capital which has been employed, क्या बेटा, दैट इज ग्रेट पब्लिक लार्जली इंक्रीजिंग द वेल्थ ऑफ द कंट्री। पर एक बात बताओ, अगर ये नहीं होता ना, लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होता, तो क्या पब्लिक कंपनी में शेयर्स इन्वेस्ट करते? सोचो, मान लो मैं एक छोटा सा शेयर होल्डर, मैंने रिलायंस कंपनी के मान लो 1000 शेयर खरीदे हैं। 1000 ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। मान लो 100 शेयर खरीदे, कितने शेयर खरीदे हैं, 100 शेयर खरीदे हैं किसके, रिलायंस कंपनी। अब रिलायंस का मान लो डेट ही है मान लो 2 लाख करोड़ फॉर एग्जाम्पल। तो क्या अगर मान लो मेंबर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती तो क्या मैं गया, तो मेरी भी लाइबिलिटी उतनी हो जाती जितनी कंपनी की लाइबिलिटी है। तो फिर तो लोग इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं ना कंपनी में। आप देखो स्टॉक मार्केट में लोग कितना पैसा लगाते हैं, ये क्या कर रहे हैं, कंपनी में तो इन्वेस्ट कर रहे हैं,
है ना। तो इनको सिर्फ उतने अमाउंट के लायबल बनाया गया जितना इन्होंने क्या करना है, पे करना है। तो क्या इन्वेस्टमेंट को एनकरेज कर रहा है। लोग कंपनीज को पैसा देंगे जिससे कंपनी का क्या होगा, ग्रोथ होगा। और लोगों को भी नुकसान नहीं होगा। जैसे मान लो मैं पूरे 100 करोड़ रुपए लगाऊं और मैं 10 करोड़ लोगों से कितना रुपए मांग लो बेटा, राइट, तो उससे मेरे को 100 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो हर व्यक्ति पे बर्डन ज्यादा है कम है, ना के बराबर है बेटा, है ही नहीं है बर्डन। तुम्हारे जेब से सिर्फ कितने रुपए जा रहे हैं, 10 रुपए जा रहे हैं, है ना। और कंपनी को कितना पैसा मिल गया, 100 करोड़। तो क्या इससे वेल्थ क्रिएशन बहुत अच्छी होगी बेटा। सो दिस इज द बेसिक सिचुएशन, समझ में आया। अच्छा, अब यहाँ क्या लिखा बेटा, सम एक्सेप्शंस। मैंने कहा ना, लॉ कभी भी एब्सोल्यूट नहीं है, यहाँ कुछ एक्सेप्शंस तो जरूर होते हैं। यहाँ पर मैं एक सेक्शन पढ़ाने वाला हूँ आपको, सेक्शन 3A। कौन सा सेक्शन बेटा, सेक्शन 3A। अब सेक्शन 3A क्या कहता है, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा पहले मुझे बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी हाँ जी, कोई डाउट? अबे MCA पे थोड़ी। ओके, एक्सेप्शन क्या है सर, हाँ बोलो। ना ना, क्या लेगा इसको, लिखना है क्या? लिख लो भाई, तुम दिल पूरा कर लो, लिख लो। ना फिर गाली दोगे मेरे को। नाम है, नाम, यस। ना ना, खाली RE के बाद लिखना, खाली ये लिखना है। बैटरी डाउन हो गया। लिखा, हाँ जी। सो लिसन प्लीज, अब यहाँ पे कोई एक्सेप्शन है। अच्छा, एक्सेप्शन मतलब क्या हो गया, लाइबिलिटी सम टाइम क्या हो सकता है बेटा, अनलिमिटेड भी हो सकती है। क्या आपकी मेंबर्स की लाइबिलिटी के लिए कम लाइबल नहीं हो सकती, ये कुछ सिचुएशन है। जैसे देखो, ये लिखा हुआ है, एक्सेप्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मेंबर्स आर सेवरली लायबल इन सर्टेन केसेस। मतलब मेंबर सेवरली मतलब सारे मेंबर बेटा पर्सनल लायबल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पर्सनल लायबल हो जाएंगे। द फॉलोइंग आर द, क्या बेटा, प्री रिक्विजनिस्ट फॉर अट्रैक्टिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3A। कौन सा सेक्शन बेटा, सेक्शन 3A। क्या कहता है सुनो, इसको हम एग्जांपल से भी समझ लेंगे। कहता है नंबर ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी इज रिड्यूस टू बिलो, कितना बेटा, 7 इन पब्लिक कंपनी, या फिर 2 इन प्राइवेट कंपनी, ठीक है। एंड द कंपनी कैरी द बिजनेस मोर देन 6 मंथ विथ सच लेस नंबर ऑफ द मेंबर। द मेंबर आर, क्या बेटा, कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट्स द कंपनी कैरिंग बिजनेस विथ सच लेस नंबर। और मतलब मेंबर को ये बात पता है कि हम मिनिमम क्राइटेरिया से क्या हो चुके हैं बेटा, कम हो चुके हैं, फिर कंपनी का बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। अभी मैं इसके चार्ट भी बनवाऊंगा आपको, पहले अभी सुन लीजिएगा खाली। पहले मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, यहाँ पे सेक्शन 3A क्या बोल रहा है कि मेंबर पर्सनली यानी कि सेवरली पर्सनली क्या हो जाएगा बेटा, लाइबल हो जाएंगे तीन के इन नीचे दी गई सिचुएशन का। पहला, अगर पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होते हैं बेटा, 7, उससे कम हो गए। पब्लिक प्राइवेट में कितने होते हैं, 2, उससे कम हो गए हैं। और आपको ये नंबर कम हुए कितना टाइम हो चुका है, 6 महीने से ज्यादा, स्टिल यू आर कंटिन्यूइंग द बिजनेस, राइट। उस सिचुएशन में देखो, इन सच अ केस रिमेनिंग मेंबर जो भी बचे हैं आल्सो कंटिन्यू द कंपनी लाइबल फॉर पेमेंट ऑफ द होल डेट ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रैक्टिंग ड्यूरिंग द टाइम। उस ड्यूरिंग जो भी आपने बेटा टैक्स इनकर्ड करे हैं, उसके लिए आप पर्सनली क्या हो जाएंगे, लाइबल हो जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? लेट अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। बेटा ठंडा पानी तो नहीं पी रहे, वार्म वाटर ले लो थोड़ा उसमें से, प्लास्टिक वाले में मत लेना बस, ठीक है।
स्टील का कहाँ से लाऊं मैं है? प्लास्टिक की तो कोई बात नहीं, देखो जरा। अंडर सेक्शन 3A इसका प्रोविजन क्या कहता है, इसको हम मदद से समझेंगे किसके, वन एग्जाम्पल, ठीक है। अब सर यहाँ पे मान लो कंपनी है, क्या है जी, कंपनी है, आज डेट क्या है, 24। ओके, तो सर मान लो 24 जुलाई 2025, ठीक है। मान लो इस दिन हुआ क्या, सपोज ये ना लिमिटेड कंपनी है, मतलब पब्लिक कंपनी। लिमिटेड मतलब क्या होता है बेटा, पब्लिक कंपनी, ठीक है। हेलो, या अब लिसन प्लीज, ध्यान से सुनना। सर इस दिन हुआ क्या, इस कंपनी में मान लो सपोज 7 ही मेंबर थे। भाई मिनिमम क्राइटेरिया भी कितना है, 7 का ही, और मेंबर थे कितने, 7 ही। हाँ या ना, या किसी भी पब्लिक कंपनी में सिर्फ कितने मेंबर होने चाहिए, मिनिमम 7, मैक्सिमम तो आपकी कोई लिमिट ही नहीं है सर। 24 जुलाई को हुआ क्या, एक वन ऑफ मेंबर डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है, अच्छा सुनो, इस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस हो गए, रिड्यूस टू 6। अच्छा लॉ क्या कह रहा है, सेक्शन 3 क्या कह रहा है, सेक्शन 3 बोल रहा है 7 होने चाहिए। अच्छा सेक्शन 3A नहीं बोलता 7 होने चाहिए, हाँ? कौन बोलता है, सेक्शन 3 ये तो पर्सनल लाइबिलिटी बना रहा है, ठीक है। कि जो सेक्शन 3 बोलता है, आपके पास कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए पब्लिक कंपनी में, और 2 मेंबर होने चाहिए किसमें बेटा, प्राइवेट कंपनी। ये कौन बोल रहा है, सेक्शन 3। अगर नहीं है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस किसमें दिए हुए हैं, सेक्शन 3A में। अच्छा सुनो, जब भी लॉ में आपको ये दिखे ना A B कैपिटल लेटर में, समझ जाना है अमेंडमेंट्स के थ्रू आए हैं। किसके थ्रू आए हैं, अमेंडमेंट्स के थ्रू, मतलब एक्ट जब आया था तब नहीं थे, बाद में इनको अमेंड करके लाया गया है। ऐसे दुनिया भर के सेक्शन आपको मिलेंगे इनकम टैक्स में, कहाँ मिलेंगे बेटा, इनकम टैक्स, ठीक है। हेलो, बट सर कंपनी ने इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और बिजनेस कंटिन्यू चलता रहा। बिजनेस क्या रहा बेटा, अच्छा कंपनी एक ना आपको समय कितना दे रहा है, 6 महीने का टाइम है भाई साहब। आप नया मेंबर अपॉइंट कर लो, क्या अपॉइंट कर लो, अपॉइंट क्या कर लो, मतलब शेयर्स वगैरह दे दो उसको, या फिर किसी नॉमिनी को अपॉइंट कर दो, जिसकी डेथ हुई है उसके नॉमिनी को बना लो, ठीक है। बट सर बिजनेस बेटा 6 महीने में नो न्यू मेंबर एडेड, इन्होंने इन 6 मंथ के दौरान न्यू मेंबर को क्या नहीं करा बेटा, ऐड ही नहीं किया, ठीक है। बोलो बच्चों, या तो मोर देन 6 मंथ हो गए, क्या हो चुका बेटा, मोर देन 6 मंथ। और बिजनेस हमारा क्या है, कॉन्टिन्यू है, बिजनेस कंटिन्यू कंटिन्यू विद 6 मेंबर, ठीक है। तो 6 मेंबर के साथ बेटा हमारा बिजनेस जो है वो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है बेटा, चल रहा है, ठीक है। अच्छा सुनो, जब इसमें 7 मेंबर थे, कंपनी का जो डेट था वो था 5 करोड़ का। कितने का, 5 करोड़ का डेट था, जब कितने मेंबर थे। अच्छा ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड, इस दौरान कंपनी ने फिर से लोन लिया था, फिर से उधार लिया था, और इस दौरान कंपनी ने डेट ऐड किया 5 करोड़ का और। तो टोटल डेट्स कितने हो गए, 10 करोड़ हो गए। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, बोला बच्चे, हाँ। सर यहाँ पे सेक्शन 3A अप्लाई हो गया, अप्लाई क्या हो गया, सेक्शन 3A। सेक्शन 3A क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। अच्छा कंपनी का टोटल डेट कितना है, 10 करोड़। टोटल डेट हमारे पास कितना है बेटा, 10 CR। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मेंबर पूरे डेट के लिए पर्सनल लायबल हो जाएंगे, या इसको दो भाग में बाइफरकेट करेंगे। तो सेक्शन 3 बोलता है सुनो जी, जब तक सब लीगैलिटी सब कुछ चल रहा था, इसके लिए लायबल कौन है, लायबल कौन। बट सर अब जो हमारे पास 5 करोड़ की हमने एक्स्ट्रा लायबिलिटी ड्यूरिंग 6 मंथ, ड्यूरिंग कब बेटा, विद इन 6 मंथ, जब हमारे पास ओनली मेंबर कितने थे, 6 मेंबर थे, आपने डेट लिया ना, इसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल
नहीं होगी। इसके लिए कौन होंगे रिस्पॉन्सिबल? मेंबर्स। यानी कि रिमेनिंग मेंबर क्या कितने हो गए? रिमेनिंग मेंबर्स 6 हो गए। और ये मेंबर बेटा इसके लिए क्या होंगे? लाइबल। ये मेंबर इसके लिए क्या होंगे बेटा? लाइबल में। तो एक बार बताओ, आपने कितना इन्वेस्ट करा उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्योंकि यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जा रही है। आपकी लाइबिलिटी क्या हो जा रही है? अनलिमिटेड। क्योंकि भैया सिंपल सी बात है, आपने जितना इन्वेस्ट किया था उतने के लिए आपको लाइबल नहीं होने से। अनलिमिटेड कैसे? मान लो ये तो लिमिटेड ही होगा ना, 5 करोड़ 6 लोगों में बढ़ जाएगा। नहीं बेटा, मान लो 6 में से 2 और बच गए, स्केप हो गए, किसके ऊपर लाइबिलिटी बन जाएगी? 4 के ऊपर। 5 के 5 बच गए, अब किसके ऊपर लाइबिलिटी हो जाएगी? 1 के ऊपर। तो 1 के ऊपर पूरा 5 करोड़ का बर्डन आ जाएगा। यस। तो लाइबिलिटी की कोई फ्रिक्वेंसी नहीं है, क्या है बेटा? अनलिमिटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपने वादा कितना किया था, आप कितने शेयर परचेस करे थे, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पूरे डेट के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। समझ आया? बोलिए जी। क्या? लिखो इसको। नहीं नहीं, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 ये लोग मेंबर थे, ठीक है? वे सारे बच गए, बचपन गई है। इसके ऊपर सारे के सारे लाइबिलिटी हो जाएगी, तो इसको पे करना पड़ेगा। बट ये इनके ऊपर केस कर सकते हैं रिकवर करने के लिए। ठीक है? छोड़ेंगे थोड़ी यार। सिर्फ पुलिस केस चलेगा मुझे क्या? बड़ा घोषित कर दिया है। विजय माल्या बन जाएगी ये भी। सर मैं अकेले हूँ, कब आ गया? अच्छा, लास्ट में तो तुम थी ना कंपनी में, यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ऊपर था? ये कहाँ था ऊपर? यहीं से शुरुआत है। तुम बिहार से हो ना, बिहार के लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। ये भी बिहार से है। ये दूसरी जगह से है ना, वहां के लोग नहीं होते। हाँ वहाँ के लोग तो अच्छे होते हैं ना, सही बात है, वहाँ के लोग तो बस डर के चले जाते हैं। मारूंगी ना मैंने, आंसर हो तो फेस का चुन ठीक है, साथ ही बैठेगी। अरे बस। एनी सीयूपी होल्डर। हो गया? समझ आए? तो ये लिमिटेड लाइबिलिटी का क्या हो गया बेटा? एक एक्सेप्शन हो गया। क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। डन। तो दोस्तों, तो ये हमने समझ लिया क्या? सेक्शन 3। ओके, 3 ये डन। ये दूसरा निकल गया। व्हेन द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एज क्या? पढ़ा चुका हूँ। लाइबिलिटी मेंबर की क्या होगी? अनलिमिटेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। पढ़ चुके हो ना?
देखो, वेयर अ कंपनी हैज बीन गॉट इनकॉर्पोरेटेड बाय furnishing क्या बेटा, false और inaccurate information or representation or any surfacing any material facts or information, any document or declaration filed made to incorporation of such company by fraudulent action। मतलब सिंपल सी बात है, आपने कंपनी बनाई है फ्रॉड करने के लिए, किसके लिए बेटा? इसमें बहुत सारे केसेस पढ़ोगे आगे चल के, जब मैं आपको सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट कराऊंगा। जैसे एक पर्सन था, मानिक, क्या नाम था उसका, दिनसो करके एक पर्सन था। उन्होंने चार प्राइवेट कंपनी बनाई थी, उसका केस पढ़ेंगे हम आगे चल के। चार प्राइवेट कंपनी बनाई थी टैक्स इवेजन के लिए। किसके लिए? मतलब पर्पज ही क्या है, फ्रॉड है, बिजनेस है नहीं, ऐसे बना ली कंपनी। या गलत जानकारी देके कंपनी बनाई है। क्या जानकारी देके बेटा? गलत इन्फॉर्मेशन देके कंपनी बनाई है। तो उस केस में बेटा ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल मतलब क्या है? एनसीएलटी on application made to it on being satisfied that the situation so warrant direct the liability of member of such company remain अनलिमिटेड। मतलब उस केस में बेटा मेंबर की लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। मतलब फिर कंपनी लाइबल नहीं है, फिर 100% लाइबिलिटी किसकी हो जाएगी? मेंबर्स की हो जाएगी, क्योंकि आपने फ्रॉड से क्या बनाई है बेटा? कंपनी बनाई है। बिजनेस देखो, कंपनी का जो एडवांटेज है ना, ये आपको इसलिए दिया जा रहा था कि जेन्युइन केस से आपको बचाया जा सके। फ्रॉड करने की इजाजत थोड़ी मिल गई आपको। बोलो भैया। या तो फ्रॉड करने की इजाजत आपको नहीं मिल सकती साहब। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आएगी? या अगला देखो, फर्दर अंडर सेक्शन क्या बेटा, 339 सबसेक्शन 1, वेयर इन अ कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप it appear that any business of company has been carried on with intent to defraud creditors of the company or any person or any fraudulent purpose। अगेन बेटा आपने कंपनी बनाई है फ्रॉडलेंट, दोनों के सेम ही है। उसमें इनकॉर्पोरेशन क्या था, गलत जानकारी देके। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? फ्रॉड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? किसके साथ? क्रेडिटर्स के साथ। तो यहाँ पर भी ट्रिब्यूनल बेटा मेंबर्स को पर्सनली क्या बना देगा? लाइबिलिटी क्रिएट कर देगा। ठीक है, ऑल आर पर्सनली लाइबल। ठीक है, हेलो, या नेक्स्ट अंडर सेक्शन 35 सबसेक्शन 3, where it is proved that prospectus has been issued with intent to defraud। अगेन अब यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ोगे आगे चल के, प्रोस्पेक्टस का। किसका बेटा? क्या होता है जब कंपनी शेयर इशू करती है पब्लिक को? किसको बेटा? और उस पब्लिक को शेयर इशू करने से पहले हमें एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। क्या बोलते हैं? मान लो प्रोस्पेक्टस आपने इशू करा और प्रोस्पेक्टस में दुनिया भर की गलत जानकारी आपने डाल दी है, मतलब फ्रॉड के पर्पज से करा है। तो उस केस में भी बेटा सभी लोग क्या हो जाएंगे? लायबल हो जाएंगे। देखो, एप्लीकेशन application for security of the company or any other person or for the fraudulent purpose, कहते हैं every person। कौन बेटा? every person was a director at a time of issue of such prospectus or has name of director, मतलब जिस भी डायरेक्टर का उसका नाम है। और every person who is authorized to issue the prospectus, और सारे promoters जो भी इस पर्टिकुलर सिचुएशंस में है, जो भी प्रोस्पेक्टस है पर्सनली क्या हो जाएंगे बेटा? रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। मतलब लिमिटेशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, सिंपल है यार। सेक्शन 75 अभी डिपॉजिट का केस है। कौन सा केस है बेटा? डिपॉजिट्स का, आगे चल के पढ़ेंगे उसको। कहते हैं वेर कंपनी फेल टू रीपे डिपॉजिट्स। आप डिपॉजिट्स को रीपे करने फेल हो गए हो, या कोई भी पार्ट उसका फेल कर हो गया बेटा, एनी इंटरेस्ट इन रेफर्ड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, सेक्शन 74 में, टाइम बिंग अलाउड टू द ट्रिब्यूनल। तो इट इज प्रूफ, अगर ये प्रूव हो जाता है कि आपने एक्सेप्ट टू इंटेंड डिफ्रॉड, मतलब डिपॉजिटर से आपने डिपॉजिट लिया था, अगेन किस लिए बेटा? फ्रॉड के पर्पज से। किसके पर्पज से? फ्रॉड के पर्पज से। अगेन मेंबर यहाँ पे क्या हो जाएंगे? पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। तो तुम्हें नहीं लग रहा यहाँ पे एक तरीके से सारे केस किसके हैं बेटा? फ्रॉड के। तो ये भी है बेटा। तो जब कंपनी में इंस्पेक्शन चलती है तो इंस्पेक्टर अगर ये फाउंड करता है कि कंपनी ना फ्रॉड कर रही है, क्या कर रही है? फ्रॉड करे, तो उस केस में भी बेटा सारे लोग पर्सनली क्या हो जाएंगे? लाइबल हो जाएंगे। तो लिमिटेशन कौन से यहाँ पे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। सभी लोग क्या हो जाएंगे? पर्सनली लाइबल हो जाएंगे। समझ में आया? तो इसको ना इस तरह से शॉर्ट नोट्स में प्रिपेयर कर लीजिएगा, जैसे कि कंपनी में जनरली हो क्या रहा है कि जो मेंबर्स हैं या फिर जो शेयर होल्डर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं, इनकी इंटेंशन है फ्रॉड करने की, अलग अलग सिचुएशंस में है। तो वहां पे बेटा फिर आपको लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। वहां पे क्या हो जाएगा बेटा? फिर आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी। समझ में आया? बोलो जी। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट क्या है, इसको विल अंडरस्टैंड। एक सेकेंड, ठीक है, देखो तो क्या लिखा हो दोस्तों? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। अब कॉन्ट्रेक्चुअल राइट क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। देखें, they refer to guarantee set right given to all parties when they enter into a valid contract। Contract right usually involve business matter। Some of the common types of the contractual right। यार बताओ, आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था? अच्छा, मैं ना आपको कुछ लेक्चर्स भेजूंगा आज,
खुर्शीता, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, ठीक है, थोड़ा आपको देखना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेटा हमने कौन सा पढ़ा था कि दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट राइट्स क्रिएट करता है? हाँ, तो राइट्स क्या है बेटा? राइट टू परचेज अ प्रोडक्ट और सर्विस, राइट टू सेल अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो ये बेसिकली इसमें क्या होता है बेटा? राइट्स होते हैं। बाकी इसमें कुछ नहीं करना, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम पे होंगे बेटा? कंपनी के नाम पे। तो क्योंकि कंपनी क्या है बेटा? एक लीगल एंटिटी है, ये ऑलरेडी आप क्या कर चुके हो? डिस्कस कर चुके हो। डिसएडवांटेजेस एक बार डिस्कस कर लीजिएगा। आई मीन रीड करना है, कुछ नहीं करना है। देखो देखो, फॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा है, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, प्राइवेसी का लॉस हो गया, या सारा इंफॉर्मेशन पब्लिक को बताना पड़ता है, डाइवर्स कंट्रोल हो गया, मैनी पीपल्स आ जाते हैं तो डाइवर्स कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट को लेके आपकी क्या बेटा? अकाउंटेबिलिटी है। फ्रॉड की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, समझे? तो इसके साथ बेटा हमारे फीचर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। कुछ पॉइंट्स हैं अभी जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें अलग से एक टॉपिक्स कंपनीज के साथ ही बेसिकली। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, क्या? टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज। कंपनी कितने टाइप्स की है? देखो भाई, जनरली तीन ही टाइप की कंपनी होती है, ओपीसी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, दैट्स ऑल, राइट। बट अभी हम यहाँ पढ़ने वाले मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंपनीज। क्या पढ़ने वाले हैं? मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंपनीज, ठीक है। ये कुछ बेसिक थ्योरी है, इसका मैं एक चार्ट बनाऊंगा आपके लिए। ये देखो लिखा हुआ ना, स्टैट्यूटरी कंपनीज, रजिस्टर्ड कंपनीज एंड अनरजिस्टर्ड कंपनी, वेल अंडरस्टैंड। जनरली बेटा यहाँ पे क्या है बेटा? प्राइवेट पब्लिक है दो, ठीक है। देखो सेक्शन 3 में मैंने बोला था आपसे, सेक्शन 3 क्या बोलता है? कम से कम पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर हो, प्राइवेट में 2 मेंबर हो, वही चीज इसमें डिफाइन करी गई है, ठीक है। कम देखो, अभी हमने पढ़ा था ना, कंपनी भाई लायबिलिटी शेयर्स गारंटी क्या होता है? बड़ा चुका ऑलरेडी, नहीं आया समझ में? अब देखो ये जो चार्ट है ना, इस चार्ट को हमें बेसिकली एनालाइज करना है। तो अब देखो क्या कह रहा है जी, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, किसके बेसिस पे? इनकॉर्पोरेशन, ये इसको हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनीज में बहुत सारी सिचुएशंस आ गई, जैसे स्टैच्यूटरी कंपनी। अरे काम करो, इसको हम एक अलग से चार्ट बना के करते हैं, इसको छोड़ते हैं अभी। हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ कंपनी। और ये टाइप्स ऑफ कंपनी कंप्लीट करने के बाद आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी बेटा, फिर हम मेमोरेंडम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और मेमोरेंडम के बाद हम आएंगे शेयर कैपिटल पे, ठीक है। और अभी बहुत बेसिक चल रहा है, मेमोरेंडम के बाद चीजें थोड़ा सा बदलने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि फिर लीगल कंप्लायंस आने से हो जाएगी। अभी तो लीगल कंप्लायंस आई नहीं कुछ भी। अभी तुमने क्या पढ़ा? बेसिक बेसिक से कुछ केस लॉस पढ़े हैं बस, है ना। लॉ तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है आपका, ठीक है। तो कंपनी की, यस, तभी तो रीड रीड करके पढ़ाया खाली ना। सेक्शन 75 74 एक चैप्टर पढ़ेगा डिपॉजिट्स, उसमें आएगा पूरा, ठीक है। सेक्शन 2 to 4 इंस्पेक्शन वाले चैप्टर में आएगा, इन्वेस्टिगेशन वाले में, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग चैप्टर्स में इन सारे टॉपिक्स को हमें कवर करना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कितने पार्ट्स में? एक सेकंड। देखो जी, तो सबसे पहले बेटा हमारे पास होते हैं रजिस्टर्ड कंपनी। क्या होती है जी? रजिस्टर्ड कंपनी, मेरे साथ के साथ लिख लो इसको, इसमें वेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, या एक काम करो, रजिस्टर्ड कंपनी मत लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन लिखो। नहीं, फिर मेरा पर्पस सॉल्व नहीं होगा तो। ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन वट एवर, है ना। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी अदर टाइप्स। देखो भाई, मैंने आपको बोला रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे कितनी कंपनीज होती हैं? ओनली 3। पहला ओपीसी, दूसरा प्राइवेट कंपनी,
तीसरी पब्लिक कंपनी। ठीक है। और अगर मैं लाइबिलिटी के बेसिस से बात करूं तो यहां पर मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, अभी जस्ट हमने फिनिश किया था। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स पढ़ा था ना अभी। बोलो। हाँ, दूसरा हमने क्या पढ़ा था? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? या और तीसरा हमने क्या पढ़ा था? अनलिमिटेड कंपनी। अब लिख लो जितने नाम याद हो सके। अदर टाइप्स से तो बहुत सारे हैं मैडम। सबसे पहले हमारे पास हो गया एसोसिएट कंपनी। कौन सी कंपनी? दूसरा हमारे पास हो गया सेक्शन 8 कंपनी। क्या हो गया जी? सेक्शन 8 कंपनी। तीसरा हमारे पास हो गई गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट सरकारी कंपनी। कौन सी कंपनी? या होल्डिंग कंपनी। सब्सिडरी कंपनी। कौन सी कंपनी जी? सब्सिडरी कंपनी। ठीक है। प्रोड्यूसर कंपनी। पढ़ेंगे। 7 निधि कंपनी। 8 गवर्नमेंट कंपनी। कुछ बच रहा है और? क्यों नहीं बच रहा? छुटकी कंपनी। या और कुछ बच रहा है? पीएफसी। ना ना, वो अलग हो गया। बैंकिंग कंपनीज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं। और कुछ याद आ रहा है तो बताओ। Different हुआ है। लेकिन हाँ ऊपर से नक्शे में यार में लक्ष्मण जवान है। देखा आप लोगों ने? तो ये कुछ टाइप्स ऑफ हमारी कंपनी है बेटा। ठीक है। कुछ भूल गए मैं तो दोबारा उसको ऐड कर लेंगे। तो भैया देखो, अगर मैं रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे बोलूँ तो क्या है? ओबीसी है, प्राइवेट कंपनी है और पब्लिक कंपनी। डिटेल में डिस्कस करेंगे इनको भी थोड़ी देर में। ये तो करा चुका हूँ ऑलरेडी। लाइबिलिटी के बेसिस पे आज समझ में भी आ गया होगा, सेम ही मतलब बेटा इनका। लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। और ये हमारे पास मैनी अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज हो गई है। अब ये क्या होता है? एसोसिएट कंपनी क्या है? ये तो अलग से कंपनी नहीं है। ठीक है। ये है इन्हीं में से ही, चाहे ओबीसी होगी, प्राइवेट कंपनी होगी या फिर क्या होगी, पब्लिक कंपनी। इनकी कंट्रोल पावर किसके पास है उसके बेसिस पे हम इनको डिसाइड करते हैं एसोसिएट है। सिमिलरली सेक्शन 8 कंपनी पर्पस अलग होगा, है भाई प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी। काम करने का पर्पस क्या हो सकता है बेटा? डिफरेंट हो सकता है। फिर हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा? बोलो जी। गवर्नमेंट कंपनी। अब जैसा आपने पूछा पब्लिक और गवर्नमेंट क्या डिफरेंस है? राइट, बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्त, पढ़ेंगे आगे चल के। बिल्डिंग, सब्सिडरी, प्रोड्यूसर, निधि, गवर्नमेंट एंड कंपनी, स्मॉल कंपनी। ये सभी कॉन्सेप्ट्स को हमें डिटेल में डिस्कस करा दे। वो सारे नाम लिखेंगे यहाँ पे। पब्लिक, प्राइवेट, 1% कंपनी, सेक्शन कंपनी, निधि कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, ये लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। हो गया नहीं सारा? गवर्नमेंट, होल्डिंग, सब्सिडरी, डोमेस्टिक। अच्छा ये फालतू इन्होंने एक्स्ट्रा डाल दिया, डोमेस्टिक फॉरेन। मतलब सिंपल सी बात है, जो इंडिया में रजिस्टर्ड है क्या है वो डोमेस्टिक है। फॉरेन कंपनी है यहाँ, इसको लिख लेना, फॉरेन कंपनी को लिख लेना। 10 फॉरेन कंपनी।
फॉरेन कंपनी का काफी डिटेल है। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी कुछ कंपनियां, और एक एक करके हम इनको क्या करेंगे जी, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले तो देख लेते हैं रजिस्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी। चलो, अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम चीजें हम क्या करेंगे बेटा, नोट से ही करेंगे। कैसे करेंगे बेटा, तो सबसे पहले विल गोइंग टू अंडरस्टैंड क्या, रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे कंपनी के टाइप्स। किसके बेसिस पे बेटा, आज की क्लास में मे भी हमारा सिर्फ ओपीसी ही हो पाएगा, क्योंकि हम ओपीसी को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। किसमें डिस्कस करेंगे, डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लिखिए, वन पर्सन कंपनी। सी सेट में पढ़ा है हमने ये? हाँ बिल्कुल पढ़ा है सर। वन पर्सन कंपनी, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, ओपीसी। क्या बोलेंगे जी, ओपीसी। ठीक है, तो बेसिकली बेटा यहाँ पर ओपीसी को प्रिस्क्राइब करा जाता है सेक्शन 2 क्लॉज 62। किसमें बेटा, सेक्शन 2 क्लॉज 62 में। ठीक है, कैसे नींद नींद आ रही है तुम लोगों को, है भाई। प्लस इसमें हम पढ़ेंगे रूल। क्या पढ़ेंगे, तो रूल 3 पढ़ेंगे, रूल 4 पढ़ेंगे। ठीक है, 4 है, फिर उसके बाद क्या है, इसमें 5 भी है, 5 फॉर्मेटेड हो गया है, 6, 6 होगा आपका, 7 भी है, 7 है, हाँ 7 है, फिर इसमें 8 है, 8 नहीं प्लस। ठीक है, इतने रूल हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे रूल 3, 4, 6, 7 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। और तुम्हें पूरा याद करना है ये वर्ड। क्या याद करना है बेटा, पूरा याद करना है दोस्तों, ये पूरा नाम। समझ गया ना, हाँ जी, दिस कंप्लीट नेम हैज टू रिवाइज। तो अगर मान लो आपसे कोई पूछेगा कि वन पर्सन कंपनी के लिए कौन कौन से प्रोविजन, आप सुनो, अब ना प्रोविजन शुरू हो जाएंगे। क्या शुरू हो जाएंगे, प्रोविजन। तो सबसे पहले हमने बोला कि अगर मैं वन पर्सन कंपनी की बात करता हूँ, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, सेक्शन 2 क्लॉज 62, जो कि हमें डेफिनेशन बताएगा किसकी बेटा, ओपीसी। और ओपीसी में क्या क्या रूल्स है, रेगुलेशन है, वो सारे कौन बताएंगे बेटा, रूल 3, 4, 5, सॉरी 5 नहीं है, 5 डिलीट हो चुका, ओमिटेड हो चुका है। तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 7 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। हालांकि जो 8 है, 8A है, 9 है, ये कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में यूज होंगे। किसमें यूज होंगे, बट ये जो मैं रूल लिखा रहा हूँ, दिस इज ओनली स्पेसिफिकली फॉर किसके लिए, वन परसेंट कंपनी के लिए। किसके लिए है, 1%। ऐसा नहीं 8, 9 बाकी रूल नहीं है, जब हम ओपीसी को बनाएंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो वो जो रूल है ना, वो सिर्फ ओपीसी के लिए नहीं है, वो किसके लिए है, सभी के लिए है, प्राइवेट कंपनी के लिए भी है और पब्लिक। तो जब हम इनकॉर्पोरेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और वहां मैं आपको बताऊंगा अनडिजायरेबल नाम क्या होता है, राइट, तो उसके लिए फिर हम 8, 8A, 9 वो सारे रूल डिस्कस करने वाले हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो सबसे पहले सर हमारा जो ये सेक्शन है ना, ये क्या बोलता है, तो इसकी डेफिनेशन लिखिए सबसे पहले आप। मीन्स अ कंपनी, मीन्स अ कंपनी which has only one member, only one member, sorry, only one person as a member, only one person as a member। ठीक है, इससे मैं कर कुछ रहा था, हो कुछ गया, मेरी गलती नहीं है सर, मैं एक्चुअली इसको पिक कर रहा था, गलती से कुछ और पिक हो गया। ठीक है दोस्त, ये कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी है, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो सर, तो सेक्शन 2 क्लॉज 62 क्या कह रहा है, कह रहा है एक ऐसी कंपनी है विच हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर, बस इतना ही लिखा है।
यानी कि सेक्शन सिर्फ कितना बोल रहा है बेटा, सीधे कह रहा है भैया एक ऐसी कंपनी जहां पर सिर्फ कितने मेंबर हैं, एक ही मेंबर है, उसको हम क्या बोलेंगे, वन पर्सन कंपनी। समझे? मतलब बाकी चीजें कहाँ दी होंगी बेटा, रूल्स में। कहाँ दी होंगे, रूल्स में। ठीक है, करें आगे करें, ये लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा, रूल 3। तो लिखो हेडिंग, रूल 3। तो रूल 3 क्या कहता है जी, वन पर्सन कंपनी। अगर मैं वन पर्सन कंपनी की बात करूं इस रूल के हिसाब से, ये रूल 3 सब रूल 1 कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, क्या कह सकते हैं बेटा, रूल 3 सब रूल 1। ठीक है, अब इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दो पार्ट्स में। तो सबसे पहला सिचुएशन हमसे कह रहा है ओनली, या एक मिनट पूछो, सॉरी सॉरी, सबसेक्शन में हमसे क्या कह रहा है, ओनली अ नेचुरल पर्सन। क्या बेटा, नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन कौन होता है, हम लोग, हु इज एन इंडियन सिटीजन। कौन है बेटा ये, एक तो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए बेटा, इंडियन सिटीजन। अच्छा मुझे एक बात बताना सर, ये नेचुरल पर्सन स्पेसिफिकली क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी मेंबर बन सकती है क्या? हाँ बिल्कुल बन सकती है सर। एक कंपनी दूसरी कंपनी में क्या बन सकती है, मेंबर। यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन कैन ऑल्सो बिकम ए मेंबर, बट वह किस कंपनी में मेंबर नहीं बन सकता। यानी कि अगर कोई कंपनी चाहे कि वो ओपीसी बना ले तो पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए सिर्फ हमें कौन चाहिए, नेचुरल पर्सन चाहिए। कौन चाहिए बेटा, नेचुरल पर्सन। ठीक है, अच्छा नेचुरल पर्सन को लेके अब हम स्पेसिफिकेशन करेंगे, क्या करेंगे, स्पेसिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो शेल बी, लिख लो तुम लोग पहले साथ के साथ इसको, एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट a OPC shall be a nominee for the sole member of a OPC। लिखा, हेलो, इनके सुनो। अब इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करते हैं, तो ध्यान से सुनना, यहीं पे बताता हूँ उसका कंसेप्चुअल एनालिसिस। एक पर्सन है जो कि क्या होना चाहिए बेटा, मस्ट बी नेचुरल पर्सन। क्या होना चाहिए, यानी कि आर्टिफिशियल अलाउड नहीं है। अच्छा, मस्ट बी नेचुरल के साथ साथ कौन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। कौन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का नागरिक होना मैंडेटरी है। अगर आप भारत के नागरिक नहीं है तो फिर आप ओबीसी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। अच्छा सुनना सर, क्या रेसिडेंट होना भी जरूरी है क्या? तुम बोलोगे सर रेसिडेंट में और सिटीजन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, याद है इकोनॉमिक्स में रेसिडेंट का कौन सा पढ़ा था, देखो इनकम टैक्स बेसिकली बोलता है, या फिर इंडिया इस पर्टिकुलर लॉ में भी डिफाइन किया गया है। मान लो कोई व्यक्ति प्रीवियस ईयर, कब बेटा, प्रीवियस ईयर 182 डेज या उससे ज्यादा स्टे इन इंडिया, स्टे इन इंडिया, मतलब आप इंडिया में रहे हो कितना बेटा, 182 डेज या उससे ज्यादा। अब कोई भी हो, आप इंडिया के क्या बन जाएंगे, रेसिडेंट बन जाएंगे। मतलब अगर आप सिटीजन नहीं भी हैं तब भी आप क्या बन जाएंगे, तो रेसिडेंट होने के लिए सिटीजन होना जरूरी नहीं है। इकोनॉमिक्स का छोड़ो अभी यहाँ पे। रेसिडेंट का मतलब होता है सर वो व्यक्ति जो इंडिया में रेसिडेंट है और उसको हम टैक्स लेंगे। क्या लेंगे,
तो रेसिडेंट बेसिकली निकाला जाता है किसके लिए बेटा? टैक्सेशन लायबिलिटी के लिए। किसके लिए बेटा? टैक्सेशन लायबिलिटी के लिए। तो भैया पहले क्या था ना, जब ये एक्ट आया था उसमें जब रूल आए थे, तो रेसिडेंट होना भी इंडिया का मैंडेटरी था, राइट? यानी कि सर सुनो ध्यान से, तब क्या था, नेचुरल पर्सन तो होना चाहिए, साथ के साथ सिटीजन भी होना चाहिए, और साथ के साथ इंडिया के रेसिडेंट भी होना चाहिए। मतलब इंडिया में भी पिछले साल कितने टाइम रहे हो? 182 डेज। बट आज की डेट में बेटा ये होना नॉट कंपल्सरी, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है। मतलब आप रेसिडेंट हो भी सकते हो और रेसिडेंट नहीं भी हो सकते हो, चलेगा, बट हाँ सिटीजन होना मैंडेटरी। समझ आया? जैसे मान लो एक इंडियन है, वो इंडिया में नहीं रह रहा, वो बाहर रह रहा है इंडिया से, तो क्या वो ओपीसी बना सकता है? हाँ, नेचुरल पर्सन है, इंडिया का सिटीजन है, तो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है सर, तो बना तो सकता है सर। रेसिडेंट वाली कंडीशन यहाँ पे क्या कर दी गई है? हटा दी गई है। हाँ जी बोलिए, कुछ डाउट है? डाउट है कुछ? ठीक है। तो सर ये जो व्यक्ति है ना, ये पर्सन, अब ये एलिजिबल हो गया। क्या हो गया बेटा? एलिजिबल हो गया टू फॉर्म ओपीसी। मतलब ओपीसी बनाने के लिए ये व्यक्ति हमारा क्या हो गया बेटा? एलिजिबल हो गया। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? कब? अच्छा सुनो, इसके ऊपर जैसे मान लो इसने ओपीसी बनाई, तो जब ओपीसी बनाते हैं तो ऑब्वियसली बात है, इस ओपीसी के आप क्या बन जाओगे? मेंबर बन जाओ। क्या बन जाओगे? कुछ आप मेंबर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप किसी ओपीसी को बनाते हैं ना, और आप उस ओपीसी में क्या बनते हैं? भाई तुम तो सिंगल मेंबर हो ना, सोल मेंबर, क्या बोलेंगे इसको? सोल मेंबर। और तो कोई है ही नहीं आपका। मान लो कल को आपकी मृत्यु हो जाती है तो कंपनी का क्या होगा? है ना? तो इस व्यक्ति के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अपॉइंट करेगा एक दूसरे व्यक्ति को एज अ नॉमिनी। अपॉइंट करेगा क्या बेटा? एज अ नॉमिनी। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा सुनो, सर ये नॉमिनी कौन हो सकता है? सेम कंडीशन है बेटा। कौन सी वाली? ये वाली, तीनों, ये भी हो और ये भी, यानी कि नॉमिनी के लिए भी सेम कंडीशन है। नेचुरल पर्सन होना चाहिए, साथ के साथ सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, हाँ रेसिडेंट है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। समझ आया? तो रूल 3, सब रूल 1 हमसे क्या कह रहा है? ओपीसी कौन बना सकता है बेटा? एक नेचुरल पर्सन, है ना? कौन बना सकता है नेचुरल पर्सन? और इंडिया का क्या होना चाहिए बेटा? सिटीजन होना। अच्छा कौन नहीं बना सकता? नेचुरल पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा, आर्टिफिशियल पर्सन, राइट? ये दोनों ही बेटा क्या नहीं कर सकते? ओपीसी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा रेसिडेंट होना जरूरी है? नहीं सर, ऑप्शनल है, लिख लो उसको। डन। ना, समझ आया?
तो यहाँ पर सर हमने एक चीज क्लियर कर लिया, नेचुरल पर्सन ही ओपीसी में मेंबर बन सकता है और सिटीजन ही ओपीसी में मेंबर बन सकता है, इनफैक्ट नॉमिनी एज वेल। ठीक है, जब हम आगे बढ़ते हैं, स्पीड करो, हड्डियां तोड़ दूंगा। रूल टू, सॉरी, रूल थ्री का सब रूल टू। ठीक है, अभी क्या चल रहा है हमारा, रूल थ्री चल रहा है और उसका क्या चल रहा है बेटा, सब रूल टू। अब ये क्या कहता है सर, एक काम करो, पहले इसकी थ्योरी लिखो, फिर इसको समझेंगे। कहता है जी, अ नेचुरल पर्सन, यार बड़ा परेशान कर रहा है, हैंग हो रहा है, हैंग। नेचुरल पर्सन shall not shall not be member member of more than a OPC at a point of time, at a point of time। ठीक है, and the said person shall not be a nominee of more than a OPC। लिखा? हाँ जी। देखो जी, जो हमारा नेचुरल पर्सन है, ठीक है, ये एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक ही ओपीसी में, ओनली वन ओपीसी में। किसमें बेटा, ओनली वन ओबीसी में क्या बन सकता है, मेंबर। क्या बन सकता है जी, और क्या बन सकता है, नॉमिनी। नहीं कि सुनना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब सर एक व्यक्ति एक ही कंपनी में क्या बन सकता है, और एक ही कंपनी में क्या बन सकता है, हाँ या ना, पक्का। अच्छा सुनो ध्यान से, इतना बताओ, एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे एक व्यक्ति मेंबर नॉमिनी दोनों हो सकता है का? सुनो, पहले तो ये बताओ, ये समझ में आ गया, क्योंकि थोड़ा सा एनालिसिस होने वाला है, दिमाग थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, एक नेचुरल पर्सन एक समय पे एक ही ओपीसी में मेंबर हो सकता है, एक ही ओपीसी में क्या हो सकता है, नॉमिनी हो सकता है, सपोज। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एग्जांपल्स पे लेके चलेंगे। सर एक पर्सन है, मिस्टर वाई, कौन है बेटा, और एक पर्सन है, मिस्टर जेड, कौन है बेटा, ठीक है। अच्छा, मिस्टर वाई ने एक ओपीसी बनाई, इनकॉर्पोरेट अ ओपीसी। क्या बनाई बेटा इसने, ओपीसी बनाई, बोलो बच्चों। अच्छा, सर ये मिस्टर वाई जो है ये क्या बन गया, ऑफ कोर्स। पूछेगा बताओ, क्या अब ये दूसरी ओपीसी बना सकता है, नहीं सर, अब ये दूसरी ओपीसी में मेंबर नहीं बन सकता, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, हेलो। अच्छा, ये ओपीसी है मान लो किसकी, वाई की, तो इसका नाम देते हैं वाई। क्या नाम देते हैं, वाई, ठीक है। अच्छा, एट द सेम मोमेंट ऑफ इसको अपॉइंट करना था, किसको, नॉमिनी को। हाँ, तो इसने अपनी इस ओपीसी में अपॉइंट कर दिया नॉमिनी, अपॉइंट मिस्टर जेड एज अ नॉमिनी।
क्या अपॉइंट कर दिया बेटा? मिस्टर जेड एज अ नॉमिनी कौन सी ओपीसी में? ओपीसी वाई में। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? कब? बहुत आराम से चलेंगे बेटा, जहां दिक्कत हो प्लीज पूछना, क्योंकि देखो इट्स अ मैटर ऑफ लॉ। छोटी सी मिस्टेक पूरा क्वेश्चन गलत कर दे, है ना? तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन से। अच्छा सुनो, तो सर एक बात बताइए, ये जो हमारा जेड है, ये चाहता है इनकॉर्पोरेट करना का ओपीसी, और इसका नाम है क्या? पहले बताओ, कर सकता है क्या? हाँ या ना? क्योंकि जेड ऑलरेडी वाई वाले में क्या है बेटा? नॉमिनी। तो क्या ये एक और ओपीसी सेटअप कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है भाई, नॉमिनी तो है। ये सिर्फ नॉमिनी तो है। अब सुनो ध्यान से, इसने ओपीसी जेड बनाई, और ये उस ओपीसी में क्या बन गया? मेंबर। अच्छा, अब मिस्टर जेड की ना एक बेसिक कहानी ये है कि वो एक समय पे एक ओपीसी का मेंबर है, और एक ओपीसी का क्या है? हो सकता है। बिल्कुल। क्या लोग क्या बोल रहे हैं कि एक नेचुरल पर्सन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एक ही ओपीसी का मेंबर बन सकता है, और एक ही ओपीसी का क्या बन सकता है? नॉमिनी बन सकता है, तो ये होल्ड कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको किसको अपॉइंट करना था? नॉमिनी। इसने किया अपॉइंट मिस्टर वाई एज अ नॉमिनी। कर सकता है। क्राइटेरिया एज पर रूल है या नहीं, बताओ? क्या यहाँ पे रूल 2 फॉलो हो रहा है? ओहो, रूल 3 सब रूल 2 फॉलो हो रहा है? नहीं बोलेंगे नालायक। या तो यहाँ पर भैया रूल 3 सब रूल 2 फॉलो हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट दिक्कत अब होगी, पहले मुझे बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? पक्का? श्योर है, लॉक कर दिया जाए? ध्यान तो सुनना भाई। मान लेते हैं एक केस, इफ मिस्टर जेड या मिस्टर वाई जो भी हो, इसकी हो जाती है मृत्यु। क्या हो जाती है? मृत्यु। कौन मर गया? बड़े प्यार से बोलती, भाई मर गया। अब प्रॉब्लम क्या होगी सुनना, इसका नॉमिनी कौन था? यानी कि इसका जो नॉमिनी था वो कौन था बेटा? मिस्टर जेड। हाँ या ना? भाई ऑब्वियस सी बात है, इसकी डेथ हुई है तो नॉमिनी तो इसलिए बनाते हैं ना, ताकि ये कल को क्या बन जाए? नाउ बिकम, नाउ बिकम, बोलो रे, मेंबर। अब सुनना ध्यान से। भाई जेड जो है, भाई जेड की खुद की कंपनी में तो थी, इसकी जेड ओपीसी थी, उसमें मेंबर है। और अब ड्यू टू डेथ ऑफ दिस पर्सन, ये मेंबर बन गया किसमें? वाई ओपीसी में भी। हाँ या ना? यानी कि सर जो हमारा जेड है ना, वो अब दो कंपनीज में क्या बन चुका है? मेंबर है। कि दो ओबीसी में क्या बन चुका है? मेंबर बन चुका है। तो तुम्हें नहीं लगता यहाँ पे रूल 3 सब रूल 2 वॉयलेट हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हो गया? हो गया सर। क्योंकि आपने क्या बोला था, एक नेचुरल पर्सन एक ही कंपनी में मेंबर बन सकता है। एक ही कंपनी मतलब ओबीसी, है ना? अब क्या करूं सर? तो सुनो ध्यान से, मिस्टर जेड के ऊपर अप्लाई हो जाता है रूल 3 सब रूल 3। क्या अप्लाई हो गया इसके ऊपर? रूल 3 सब रूल 3। और इस सब रूल 3 क्या बोलता है सुनो, जेड को इन दो ओपीसी में से किसी एक को चॉइस करना पड़ेगा, एक से हटना पड़ेगा। यानी कि इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा एनी वन ओपीसी। इसको क्या करना पड़ेगा बेटा? एक ओबीसी सिलेक्ट करना पड़ेगा, बोलो भैया। और दूसरे से क्या करना पड़ेगा? एंड रिमूव फ्रॉम सेकंड। रिमूव फ्रॉम कहां से बेटा? सेकंड से ये रिमूव होगा। और सर इसको लो, ये काम करने के लिए कितना समय देगा? 180 दिन का समय मिलेगा। क्या आपके पास 180 दिन है कि आप उस कंपनी से हट के किसी और को अपॉइंट करो? समझ आया? नहीं आया? हाँ बोलिए जी। सॉरी।
कर दे नॉमिनी, क्या फर्क पड़ता है। समझा नहीं क्या कह रहे हो। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ये केस निकाल दो पहले, याद है। हाँ, अब बताओ। जैसे वाई ने जेड को नॉमिनी बनाया और जेड ने वाई को बनाया था, वो मर गया, तो जेड तो अभी भी मेंबर है ना, और वो नॉमिनी करके अरे भाई, मेंबर तो अभी रहेगा। भाई देखो, इसकी मृत्यु होते ही जेड इस कंपनी में क्या हो गया, मेंबर बन गया ना। तो मेंबर ही तो रह गया ना। नॉमिनी का राइट थोड़ी आएगा उसके पास पहले। और नॉमिनी की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, मेंबर की। किसकी बात हो रही है। तो इसका मतलब आप मेंबर बन चुके हो बाय वर्च्यू ऑफ योर नॉमिनेशन राइट। ठीक है। तो इस केस में आपको इस कंपनी का या इस कंपनी का, दोनों में से एक कंपनी का क्या करना पड़ेगा, मेंबरशिप कैंसिल करनी पड़ेगी। किसी और को मेंबर बनाना पड़ेगा, नॉमिनी नहीं। किसी और को क्या बनाना पड़ेगा, मेंबर, किसी एक कंपनी में। क्योंकि लॉ क्या कह रहा है कि आप अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही ओबीसी क्या कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो। समझ रहे। आप आपने फॉर्म तो एक ही करी थी, बस दूसरे में वर्चू आप क्या बन गए थे, मेंबर ना। तो एक को चुनना पड़ेगा, बाकियों को हटाना पड़ेगा। समझ में आया ना। ये कहानी है। बेटा अभी से हार मानोगे भाई, खतरनाक कॉन्सेप्ट आने वाले हैं आगे, याद रख। अपनी का टिकट बुक करता है। हाँ, उसका नॉमिनी अब क्या होगा? दूसरा नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा उसको। वही मर गया ना, तो दूसरा नॉमिनी अपॉइंट करेगा। कौन। जेड कहाँ मरा है, तुम सबको मार दो। सुनो, आप क्या कह रहे हो कि जेड ना मेंबर बन गया किसका। अब तुम ये बोला जेड ने तो वाई को नॉमिनी अपॉइंट किया था ना। यस, तो जेड को किसी दूसरे व्यक्ति को नॉमिनेशन करना पड़ेगा। नॉमिनी भी चेंज होगा, जेड ओपीसी में। ठीक है। और मेंबर बनाना पड़ेगा किसमें, वाई ओपीसी में। और जो नया मेंबर बनेगा वो एक और ओपीसी अपॉइंट करेगा, सॉरी, एक और नॉमिनी अपॉइंट करेगा वाई में। ठीक है। अरे देखो ना, तुम लोग कंफ्यूज कहाँ हो रहे हो, इधर 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 देखो, इधर देखो। कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। मरा कौन है ये बताओ पहले। वाई मर गया। बड़े प्यार से बोलो वाई मर गया। ओपीसी वाई में ये मेंबर था। तो इसके जाते ही क्या दो पोस्ट खाली हो गई हैं। भाई मिस्टर जेट ने एक ओबीसी बनाई थी ना बेटा। उस ओबीसी का नाम क्या था, तो ये भाई उसमें नॉमिनी था ना। तो इसको अपॉइंट करना पड़ेगा नया नॉमिनी। क्योंकि कौन मर चुका है, भाई। और जिस ये इस कंपनी में क्या बन गया था, मेंबर, है ना। तो इस मेंबरशिप को कैंसिल करके ये किसी और को, किसी थर्ड पर्सन को क्या बनाएगा यहाँ पे, मेंबर बनाएगा। तो इसको दो काम करने पड़ेंगे, एक तो अपनी कंपनी में नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा, दूसरा इस कंपनी में किसी और को मेंबरशिप देनी पड़ेगी। समझ में आया। और ये सारा काम कितने दिन के अंदर करना पड़ेगा। हाँ बोलो बोलो। बना देगा बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल चल जाएगा जी। क्या लिखा हुआ है, नेचुरल पर्सन शेल नॉट भी, क्या लिखा हुआ है, मेंबर। शेल लिखा है दोस्तों, जहां शेल लिखा है मैंडेटरी होता है, वो क्या होता है, शेल नॉट भी, क्या लिखा हुआ है, मोर देन अ ओपीसी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब आप मेंबर सिर्फ एक ही ओपीसी बन सकते हो। एंड सेड पर्सन, और यही नेचुरल पर्सन बेटा, शेल नॉट बी नॉमिनी मोर देन वन ओपीसी। समझ में आया, नहीं आया, तो फिर लिखो उसको। देखो जी, तो ये हमने बेसिकली डिस्कस कर लिया। रूल 3, सब रूल 1, सब रूल 2 और सब रूल 3 लिखो तुम लोग फटाफट से। ये मैं डिक्टेट करूंगा, लिखना ठीक है, तुम बॉक्स में लगा रहे हो। लिखो, रूल 3 सब रूल 3, रूल 3 सब रूल 3। इसमें लिखेगा, वेयर अ नेचुरल पर्सन, वेयर अ नेचुरल पर्सन, कॉमा, बीइंग अ मेंबर इन ओपीसी, कॉमा, बीइंग अ मेंबर इन ओपीसी इन अकॉर्डेंस विद दिस रूल, तुमने किसी और से लिख लेना है ना, with rules, with this rule, sorry, with this rule, become a member of, become a member of
another OPC become a member of another OPC by virtue virtue of his nomination of his nomination in such company comma such person shall meet the such person shall meet the eligibility criteria such person shall meet the eligibility criteria specified in subrule 2 specified in subrule 2 within 180 days 180 दिन विद इन 180 डेज मतलब 180 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा सब रूल टू की कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी सब रूल टू क्या कहता है सिर्फ एक ही ओपीसी में मेंबर या नॉमिनी बन सकते हो समझ में आया चलो जी रूल 3 सब रूल 4 अब रूल 3 सब रूल 4 क्या कहता है देखो नो माइनर ये तो सिंपल है इसमें ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है shall become member or nominee of the OPC or hold shares with beneficiary interest हमें शेयर्स देते हैं मेंबर नहीं बन जाएगा फिर क्या भाई माइनर कैपेबल पर्सन होता है क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है हम्म यस माइनर जो है अंडर एज ऑफ 18 हाँ ये इनकेपेबल है क्या है इनकेपेबल टू बिकम सॉरी इनकेपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट और शेयर्स लेना अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है या तो सर यहाँ पे लॉ स्पेसिफिकली बोल रहा है भैया माइनर बीइंग ना इनकेपेबल पर्सन तो इसको हम अलाउ नहीं कर रहे हैं नॉट अलाउ इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा ये नॉट अलाउड है मतलब माइनर अलाउड नहीं है क्या बनने के लिए बेटा ना तो ये मेंबर बन सकता है ओबीसी में और ना ही क्या बन सकता है और ना ही होल्ड कर सकता है क्या बेनिफिशियल इंटरेस्ट तो बेनिफिशियल इंटरेस्ट भी होल्ड नहीं कर सकते हो जैसे कि अदर कंपनीज में क्या होता है बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड कर सकते हो अदर कंपनीज में ठीक है बट ओपीसी में बेटा लॉजिकली सोचो ना शेयर्स देने का मतलब मेंबर बनाना और ओपीसी में तो एक ही मेंबर हो सकता है वही माइनर पॉसिबल नहीं है माइनर बन जाए ठीक है तो हम किसी और को शेयर्स भी एज अ बेनिफिशियल इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो नो माइनर शैल बिकम मेंबर और नॉमिनी ऑफ द ओपीसी और ना ही ये होल्ड कर सकता है क्या बेटा शेयर्स इन बेनिफिशियल इंटरेस्ट में गेटिंग माय पॉइंट पक्की बात है हेलो तो ये हो गया बेटा हमारा रूल 3 सब रूल 4 कंप्लीट अब लिखो रूल 3 सब रूल 5 सब रूल 5 क्या कहता है ओपीसी कैन नॉट बी incorporated or converted into a company under section 8 of this act
ठीक है दोस्तों, ये ऊपर वाला कॉपी कर लिया ना आप लोगों ने? अब सुनो, एक मिनट देखो, इधर देखो, इधर देखो। एक छोटा सा एनालिसिस। आपने सेक्शन 8 कंपनी थोड़ा बहुत तो पढ़ी थी। हाँ। एक ऐसी कंपनी बेटा जो हम किस लिए बना रहे हैं, सोशल वेलफेयर चैरिटी वगैरह के लिए कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ सर, मैंने ओपीसी बनाई है। क्या बनाई है? क्या ओपीसी को मैं रन कर सकता हूँ एज सेक्शन 8 कंपनी? जैसे हम प्राइवेट कंपनी को बेटा सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हैं, ठीक है? प्राइवेट कंपनी कैन बी ए सेक्शन 8 कंपनी, पब्लिक कंपनी कैन बी ए सेक्शन 8 कंपनी। तो क्या ओपीसी को हम एज अ सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हैं क्या? नॉट अलाउड। या अलाउड नहीं है भैया, ओपीसी आप सेक्शन 8 कंपनी नहीं बना सकते, ठीक है? दूसरा, क्या ओपीसी जो ऑलरेडी बनी हुई है, क्या इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ सेक्शन 8 कंपनी में? ऑफ कोर्स यार, जब बनाना अलाउ नहीं है तो फिर कन्वर्जन थोड़ी अलाउड है। कन्वर्जन भी अलाउड नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड। तो ना तो कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा ओपीसी को किसमें, सेक्शन 8 कंपनी में, और ना ही क्या कर सकते हैं बेटा, ओपीसी को हम अलाउ कर सकते हैं किसको बेटा, सेक्शन 8 कंपनी। मतलब इसको सेक्शन 8 का लाइसेंस नहीं मिलेगा। इसका लाइसेंस नहीं मिलेगा इसको, सेक्शन 8 का लाइसेंस। मतलब चैरिटी पर्पज के लिए नहीं बना सकते हो, अगर आपको करना है तो बिजनेस करो बस। चैरिटी पर्पज के लिए आप कंपनी क्या नहीं कर सकते, फॉर्म नहीं कर सकते हो। समझ में आया? सिंपल है, लिख लो। ऊपर वाला कहाँ है? ऊपर वाला कभी नीचे आता ही नहीं। अबे लल्ली में। इन जैसे नालायक वैसे सिलेबस डिले होता है। हो गया? नहीं भाई। चल रहा ब्यूटीज। अरे यार, ये ना पता नहीं कभी कभी सही से चल नहीं रहा प्लान, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है लिखने में। हाँ जी। नहीं, अभी हम सिर्फ प्रोविजंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? फेस वॉश पढ़ेंगे आगे तो। हो गए। एक्टिविटीज। देखो भैया, ओपीसी जो है ना, वो बिजनेस कैरी नहीं कर सकते। कौन सा? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का या किसी इन्वेस्टमेंट कंपनीज का। और ना ही इन्वेस्टमेंट कर सकते किसी दूसरी कंपनी के सिक्योरिटीज में, अलाउड नहीं है। ठीक है? तो सिंपल सी बात है सर, ओपीसी नॉर्मल बिजनेस कर सकती है, बट कौन सा बिजनेस कैरी नहीं कर सकते बेटा? एनबीएफसी का। कौन सा बेटा? एनबीएफसी मतलब इन्वेस्टमेंट काम होता है, जो लोन देना, इन्वेस्टमेंट करना, ये काम नहीं किसी लोग कर सकते हैं। ठीक है? और ना ही किसी दूसरी कंपनी के सिक्योरिटीज में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगेन दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है? समझ में आया? पक्का? तो जी, ये रूल 3 खत्म हो गया। अगला रूल कौन सा था? ओ, रूल 4। नॉमिनेशन
by the subscribers or member of OPC। अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? नॉमिनेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? नॉमिनेशन की। नॉमिनेशन मतलब अभी पढ़ा था ना हमने, एक मेंबर नॉमिनी अपॉइंट करेगा, पढ़ा था ना? तो सर हर सब्सक्राइबर को या हर मेंबर को जो भी हमारे ओपीसी में है, जितने भी ओपीसी आप सेटअप कर रहे हो, उसमें आपको एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है? तो सर नॉमिनेशन कैसे अपॉइंट करना है, उसका क्या प्रोसीजर है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें बेसिकली हम कुछ सब रूल्स डिस्कस करेंगे, और हर सब रूल बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ध्यान से सुनेंगे, कंसेंट्रेशन से, ठीक है? चलो सबसे पहले लिखो सब रूल 1। एक काम करो, मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लिखो, फिर मैं इसका चार्ट बना रहा हूँ, लिखो। ये हेडिंग लिख लिया आपने? ठीक है, सब रूल 1 लिखो। द सब्सक्राइबर ऑफ द सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी, मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी shall nominate shall nominate लिखा? a person shall nominate a person, comma, after obtaining prior written consent prior written consent of such person, prior written consent of such person, done? Okay, comma, who shall, comma, who shall, फिर से comma, in the events of subscriber death or incapacity to contract, incapacity to contract, become member, become member of OPC। देखो दोस्तों, पहले क्या था और आज क्या है, थोड़ा सा कंडीशंस को अंडरस्टैंड करेंगे। मान लो आप ना, obvious सी बात है, आपको ना जब आप इनकॉर्पोरेशन कर रहे हो कंपनी का, उसी समय नॉमिनी अपॉइंट करोगे, या तो देखो ध्यान से, सब रूल 1 और सब रूल 2 को ना साइमल्टेनियसली पढ़ाता हूँ। कैसा पढ़ाता हूँ? साइमल्टेनियसली। सब रूल 2 में लिखवा दूंगा, ठीक है? सब रूल 1 में आपको लिखवा चुका हूँ, ठीक है? तो सर यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, एट दी टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, है ना? मतलब आप जब ओपीसी को क्या कर रहे हैं बच्चे, इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चे, इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उस समय आपको क्या करना है, आप कौन, सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम, आप कौन है बेटी, सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम। बेटा क्या होता है ना, एक सेक्शन है सेक्शन 3, वो कहता है जो कंपनी में मेंबर्स बन रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है एमओयू, मतलब एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइबर। क्या बोलते हैं? सब्सक्राइबर, ठीक है? बोलो बच्चों। हाँ, तो सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम। अच्छा, कौन है ये सब्सक्राइबर? सिंगल पर्सन है ना, सोल मेंबर। यही कंपनी में आगे चल के क्या बनने वाला है। तो सर ये उसी समय अपॉइंट करेगा, क्या करेगा, अपॉइंट करेगा वन अनदर पर्सन को, किसी दूसरे व्यक्ति को। अच्छा, अपॉइंट करने से पहले ऑब्टेन करेगा उसकी कंसेंट। क्या करेगा बेटा? ऑब्टेन करेगा उसकी कंसेंट को। हेलो, या तो ऑब्टेन करेगा उसकी कंसेंट को, किसकी कंसेंट को बेटा? उस पर्सन की जिसको वो क्या कर रहा है, नॉमिनी बना रहा है। अपॉइंट कर देगा इस व्यक्ति को एज अ
नॉमिनी। अब सुनो, पहले क्या होता था ना, नॉमिनेशन का क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट था। स्पाइस, सॉरी, आईएनसी फोर एक फॉर्म जाता था, ठीक है। तो यहां से आईएनसी फोर को डिलीट कर दिया। आगे चल के उसको दोबारा हम डिस्कस करेंगे जरूर। बट यहां से बेटा, जब हम एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी में क्या कर रहे हैं बेटा, नॉमिनेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नॉमिनेशन, तो नो नीड टू फाइल आईएनसी फोर, यानी कि यहाँ पे हमें नो नीड टू फाइल क्या बेटा, आईएनसी फोर, मतलब आईएनसी फोर फॉर्म फाइल करने की हमें जरूरत नहीं है। बेटा सुनो, ध्यान से सुनना, इनकॉर्पोरेशन के समय बेटा एक फॉर्म जाता है जिसको बोलते हैं स्पाइस प्लस, याद है ना, सी सेट में कराया था, स्पाइस प्लस। स्पाइस प्लस का जो फॉर्म है इसको बोलते हैं INC 32। मतलब भैया ये फॉर्म जाता है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए, किसके लिए बेटा, हाँ, तो जब मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ तो मुझे गवर्नमेंट में फॉर्म, सॉरी, मैं जब कंपनी बना रहा हूँ तो मुझे कंपनी को बनाने के लिए कौन सा फॉर्म यूज करना है। तो आपको ना कोई सेपरेट INC 4 फाइल करने की जरूरत नहीं है। आप INC जो 32 है, यानी कि स्पाइस प्लस है, उसी में ही ऐड कर दोगे क्या बेटा, नॉमिनी को। यानी कि यहाँ पे INC 4 फाइल करने की हमें जरूरत नहीं है। ये अमेंडमेंट आया था बाद में, पहले क्या था बेटा, इसमें INC 4 फाइल करना पड़ता था। बट INC 4 को रिप्लेस कर दिया किससे बेटा, INC 32 से। तो यानी कि जब मैं इनकॉर्पोरेशन कर रहा हूँ उसी समय में एक व्यक्ति का मेमोरेंडम में नाम नॉमिनेट कर दूंगा, बट उसकी ऑप्ट इन कर लूंगा क्या बेटा, प्रायर कंसेंट। ऑब्वियसली बात है ना, जिस व्यक्ति को अपॉइंट करो उसे कंसेंट लूंगा ना, कंसेंट फॉर्म भरवाऊंगा ना, तो कंसेंट फॉर्म भरवा के उसका नाम डिटेल वगैरह सब कुछ मैं किसमें डाल दूंगा, मेमोरेंडम में इंफॉर्मेशन डालूंगा। कौन से फॉर्म में बेटा, स्पाइस प्लस में। स्पाइस प्लस मतलब INC 32, जो कि एक इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म है जिसकी फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड प्रोफोर्मा ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। क्या फुल फॉर्म है इसकी, सिंप्लीफाइड प्रोफोर्मा ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। तो इस फॉर्म से ही आप नॉमिनेशन कर देंगे, दिस इज कॉल्ड सब रूल 2। क्या बोल रहे बेटे, सब रूल 2। भाई सब रूल 1 ने क्या बोला, प्रायर कंसेंट ले लेना, अपॉइंट कर देना किसको, एक नॉमिनी को। सब रूल 2 कह रहा है ऐसे कर देना जी, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखना है इसको। धन, हो गया बेटा। चलो, ये समझ में आ गया। थ्योरी लिखवाने की नहीं है इसमें, नहीं लिखने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या हो गया बेटे, ये लिखा आप लोगों ने, हाँ जी बेटा।
तो सर यहाँ पे हमने कौन सा सब रूल 2 और सब रूल 1 कर लिया। अब जरा सुनना, यहाँ पे ना हम पढ़ रहे हैं रूल 4। क्या पढ़ रहे हैं? रूल 4। सब रूल 1 सब रूल 2 हो गया। अब सब रूल क्या पढ़ेंगे? 3, 4, 5, 6। चार्ट बनाऊंगा उसमें खत्म। ठीक है, ध्यान सुनना क्या कह रहा हूं मैं। सब रूल 4, सॉरी, रूल 4 सब रूल 3 4 5 और 6। ठीक है। तो सर ये जो सब रूल्स है ना, ये बेसिकली क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, कंसेंट्रेशन से। कैसे सुनना है? कंसेंट्रेशन से। इधर देखो, अब यार एक बात बताओ। मान लो जो व्यक्ति नॉमिनी बना है, हो सकता है ना समटाइम वो बोले यार मुझे नहीं बनना, कंटिन्यू नहीं करना, आई एम विड्रॉइंग माई नॉमिनेशन। या आपका खुद का मन कर रहा हो नॉमिनी को चेंज करना है, या मेंबर की मृत्यु हो गई है, अब नॉमिनी को क्या बनाना है। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? सुनो ध्यान से। मान लो ओपीसी में कुछ हो रहा, ओपीसी में क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है ओपीसी में? कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है? सुनो ध्यान से। पहला, अरे चुप नालायक। केस नंबर 1, जो नॉमिनी है, जो क्या बेटा नॉमिनी है, वो विड्रॉ कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? विड्रॉ हिज कंसेंट। मतलब वो कह रहा है भैया अब मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता एज अ नॉमिनी आपकी ओपीसी में। वट एवर द रीजन, कुछ भी रीजन हो सकता है। इट जस्ट लाइक अ रेजिग्नेशन, इट जस्ट लाइक अ रेजिग्नेशन। ठीक है। अच्छा जी, पहला केस ये हो गया। दूसरा केस नंबर, देख रहे हैं उसमें, केस नंबर 2। मतलब हम खुद क्या कर रहे हैं? चेंज द नेम ऑफ नॉमिनी। मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को नॉमिनेट कर रहे हैं, वट एवर द रीजन। राइट। हाँ, लड़ाई हो गई। केस नंबर, अच्छा ये हो सकता है नॉमिनी की मृत्यु हो गई हो सकता है वो इनकैपेबल हो, नॉमिनी तो इनकैपेबल हो सकता है। नॉमिनी तो मर सकता है, मर सकता है, नहीं मर सकता? अनसाउंड माइंड भी हो सकता है, बिल्कुल। हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है सर। अच्छा, केस नंबर 3। अब यहाँ पे हो गया है बेटा, जो हमारा मेंबर है ना ओबीसी का, वो ही क्या हो चुका है बेटा? मर गया है, या फिर इनकैपेबल हो गया है। क्या हो गया बेटा? इनकैपेबल। तो इस केस में भैया नॉमिनी को क्या बनाना पड़ेगा? तो सुनो ध्यान से क्या सिचुएशन है। ठीक है। हेलो। या तो इस केस में भैया क्या होगा, सुनो। तो सबसे पहले मेंबर, कौन बेटा? मेंबर फाइल करेगा। मतलब मेंबर बेटा नॉमिनेट करेगा, क्या करेगा? नॉमिनेट करेगा एक पर्सन को, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को, वन अनदर पर्सन को एज अ नॉमिनी। क्या करेगा बेटा? एज अ नॉमिनी अपॉइंट करेगा, बोलो। अच्छा, अब सर ये कौन से फॉर्म में नॉमिनेट करेगा? फॉर्म INC 4 में। यानी कि INC 4 सिर्फ कहां से हटा है? इनकॉर्पोरेशन के टाइम। इनकॉर्पोरेशन के टाइम आपको INC 4 देने की जरूरत नहीं है। वहां पे क्या फाइल हो सकता है? INC 32 में ही चला जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, ये काम कितने दिन के अंदर करना पड़ेगा इसको? विद इन 15 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर। 15 दिन कहां से? जिस दिन आपको नोटिस रिसीव हुआ। कौन सा नोटिस? कौन सा नोटिस? विड्रॉल का। मतलब इस नॉमिनी ने विड्रॉ का नोटिस दिया होगा ना आपको। तो बिना नोटिस दिए थोड़ी जाओगे आप नोटिस, जिस दिन आपने नोटिस दिया था वहां से 15 दिन के अंदर बता मेंबर अपॉइंट करेगा किसको? किसी दूसरे पर्सन को एज अ नॉमिनी। उससे सुन, काम खत्म नहीं हुआ यहाँ पे। प्लस साथ के साथ जो ओपीसी है, अब सुनो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर? मेंबर के ऊपर। अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? ओपीसी के ऊपर। ओपीसी यहाँ पे फाइल करेगी फॉर्म INC 4। क्या फाइल करेगी? INC 4 टू, किसको? ROC। किसको बेटा? और इंटीमेशन देगी बेटा अबाउट चेंजेस। क्या देगी बेटा? इंटीमेशन। ओहो, भाई सब देख रहा हूँ कितना हैंग कर रहा है नालायक। इंटीमेशन करेगी बेटा अबाउट चेंजेस। चेंज मतलब क्या? विड्रॉल का। ठीक है, ये विड्रॉ हो गया और ये आ गया। क्या बताओगे बेटा? ये विड्रॉ हो गया और ये नया आ गया। तो इसकी इंफॉर्मेशन ओपीसी किसको दे रही है? तो सर आरसी को क्या जरूरत है बताने की, भाई वो रजिस्टर्ड मेंटेन करेगा ना, वहां पे चेंज करेगा। बोलो बच्चे, इसलिए आरओसी को बताना पड़ेगा। तो ये है बेटा आपका
रूल का सब रूल 3 और सब रूल 4। समझ आया? बोलो भैया। हाँ, एक ही में है साहब। ये है 4, ये है 3। लल्लूस। बुझे कि नहीं बुझे? नहीं आया। सर कितने दिन के अंदर? विद इन 30 डेज। कितने दिन के अंदर? 30 कहां से? जिस दिन आपको नोटिस मिला। समझे? यानी कि कंपनी को आरओसी को बताने का समय कितना है? 30 दिन। बट मेंबर के पास सिर्फ कितने दिन है? 15 दिन अपॉइंट करने का। मतलब 15 डेज के अंदर अपॉइंट करो और 30 दिन के अंदर क्या कर दो? आरओसी को इंटीमेट कर दो। नहीं आया सर समझ में? किसी को डाउट, कोई इफ कोई बट, प्लीज पूछें। यस। ठीक है। और किसी को डाउट है? दे रहा हूँ, समय दे रहा हूँ, बोलो बोलो जल्दी। तो यहां समझ जाना ये क्या है बेटा? 3 और 4 है। अब सुनो जी। हेलो, बातें नहीं बेटे। अब मान लो ये वाला केस। कौन सा केस? अच्छा मैं चार्ट बना रहा हूँ, तुम लोग थोड़ा खुल्ला खुल्ला बना लेना, ठीक है? अब इस केस में क्या हो रहा है, ये नॉमिनी है ना, पर इसको मैं चेंज क्यों कर रहा हूँ? या तो इसकी क्या हो चुकी है? डेथ हो चुकी है, या फिर ये इनकेपेबल हो गया है। क्या हो गया है? इनकेपेबल में सब कुछ आ गया ना। हाँ। या एनी अदर रीजन, हमें इसकी शकल पसंद नहीं आ रही, हमारी इससे लड़ाई हो गई, वट एवर जो भी रीजन है, मतलब चेंज कर रहा है नॉमिनेशन। क्या कर रहा है बेटा? चेंज कर रहा है नॉमिनेशन, ठीक है? तो इस केस में ध्यान से सुनना, इस केस में बेटा जो मेंबर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं ओबीसी के, वो क्या करेंगे? राइटिंग में इंटीमेट करेंगे कंपनी को, भैया हम चेंज कर रहे हैं किसको? नॉमिनी को। किसको चेंज कर रहे हैं? नॉमिनी को, ठीक है? तो यानी कि यहाँ पे जो मेंबर्स हैं, या फिर जो मेंबर का, या फिर सब्सक्राइबर है, दोनों में से कोई एक होगा ना यहाँ पे। हाँ जी। तो ये इंटीमेट करेगा किसको? इंटीमेशन टू किसको बेटा? कंपनी को। किसको इंटीमेट करेगा? कंपनी को अबाउट न्यू नॉमिनी। किसके बारे में बेटा? न्यू नॉमिनी के बारे में। किसके बारे में? अगेन कौन सा फॉर्म यूज करेगा? फॉर्म INC 4। कौन सा फॉर्म यूज करेगा? तो ये फॉर्म क्या मल्टीपर्पज फॉर्म लग रहा है आपको? हाँ, और साथ के साथ बेटा इसमें आप क्या दोगे? कंसेंट प्रोवाइड करोगे। समझ आया? बोलो भैया। और फिर कंपनी बाद में क्या कर देगी बेटा? आरओसी को इंटीमेट कर देगी। कंपनी किसको इंटीमेट कर देगी? तो भैया मेंबर किसको बताएंगे? कंपनी को। कंपनी किसको बता देगी? आरओसी को। कंपनी किसको बता देगी? आरओसी को, विद द सेम इंफॉर्मेशन। राइट, कौन से फॉर्म में? सेम फॉर्म में। फॉर्म INC 4 में। किसको बता देगी? आरओसी को। बोलो बच्चे। हाँ, जो भी फीस वगैरह लगेगी वो आप बता दो कितने दिन के अंदर? 30 डेज। कितने दिन बेटा? 30 डेज। 30 डेज कहाँ से बेटा? जिस दिन आपको इंटीमेशन रिसीव हुआ था किससे? मेंबर से। समझ में आए? बोलिए जी। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? हाँ हाँ, बोलो बोलो। देखो, आपने क्या करा, मेंबर ने किसको इंटीमेट करा? कौन से फॉर्म में? कितना इसमें कोई टाइम मेंशन होगा क्या? नहीं। भाई जब चेंज करो तब कर लो, उससे पहले थोड़ी नोटिस है आपके पास, है ना? तो आप बता दो किसको? कंपनी को। किसको बता दो? कंपनी को। जैसे कंपनी को बताओगे तो कंपनी मैडम 30 दिन के अंदर एक फॉर्म फाइल करेगी। कौन सा? INC फॉर्म है। 30 दिन कहाँ से? जिस दिन बेटा आपको चेंज करने की इंटीमेशन मिली है मेंबर से, वहां से आप आरओसी को इन्फॉर्म कर दोगे। कौन सा फॉर्म है बेटा? INC 4 में। समझ में आया? पहले आप इतना लिखो कि खिचड़ी सी बन जाएगी। तीसरा वाला आप नीचे लिखवा दूंगा।
अच्छा, ये सब रूल कौन सा था हमारे पास? 5। ये कौन सा सब रूल था? ध्यान से लिखना बेटा, ठीक है? लिसन प्लीज। तो ये केस होने के बाद बेटा, अब जरा हम पढ़ते हैं सब रूल 6 को। किसको बेटा? तो सुनो, ये भी एक स्पेसिफिकेशन ऑफ केस है। मान लो सर, जो मेंबर ऑफ ओपीसी है, कौन है बेटा? मेंबर ऑफ ओपीसी है। तो भाई ये या तो इसकी मृत्यु हो गई है, That- बोलो बच्चों, या फिर ये इनकैपेबल हो गया है और कारणों से। ठीक है? तो इस केस में होगा क्या? जो इस मेंबर का नॉमिनी था, क्या वो मेंबर बन गया? बोलो बच्चों। तो जो नॉमिनी होगा, नाउ बिकम मेंबर, या यू कैन से न्यू मेंबर। न्यू मेंबर लिख लेते हैं सो दैट कि आपको थोड़ा क्लैरिटी आए, उन्हें कंफ्यूज हो गया मेंबर और मेंबर। ठीक है? तो यहाँ पर बेटा हमारा क्या बन गया? न्यू मेंबर आ गया। कौन आ गया बेटा? न्यू मेंबर आ गया। सर एक बात बताइए, आप नॉमिनी थे, क्या बन गए हैं? कंपनी में कोई नॉमिनी दिख रहा है आपको? तो इसका मतलब इनको एक न्यू पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा एज अ नॉमिनी। नाउ ये अपॉइंट करेंगे अ नॉमिनी एंड इन्फॉर्म टू कंपनी। और किसको इन्फॉर्म कर देंगे बेटा? डिटेल। अच्छा, एंड दिस प्रोसेस मस्ट बी डन विद इन 15 डेज। ये कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए? 15 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, जिस दिन आप मेंबर बने थे वहां से। या यू कैन से डेथ ऑफ द मेंबर, राइट? या यू कैन से चेंज जिस दिन होगा वो। ठीक है? ये इंटीमेशन किसको दोगे आप? कंपनी को दोगे। किसको दोगे? यस और नो? सर अब कंपनी किसको बताएगी? एग्जैक्टली exactly. यहाँ पर बेटा कंपनी अब बताएगी किसको? आरओसी को। किसको बताएगी बच्चे? आरओसी, मतलब यहाँ फाइल करेगी कंपनी फॉर्म INC 4। कौन सा फॉर्म फाइल करेगी? और इसकी इंटीमेशन प्रोवाइड कर देगी न्यू नॉमिनेशन की। इंटीमेशन अबाउट नॉमिनी। ठीक है? अच्छा, कितने दिन के अंदर? विद इन 30 डेज के अंदर। कितने दिन के अंदर बेटा? यानी कि जिस दिन आपने इंटीमेशन, सॉरी, जिस दिन चेंज हुआ वहां से 30 दिन के अंदर अंदर आप किसको इन्फॉर्म कर दोगे बेटा? और उसी को अबाउट द चेंज इन नॉमिनेशन। समझ में आ गया? पक्का? तो दिस इज द बेसिक प्रोसेस। आई होप सो आपको समझ में आया हो कि बेसिक सिचुएशंस क्या होती है नॉमिनेशन के रिगार्डिंग, एंड ऑल। डन? सो आज के लिए इतना ही करेंगे बेटा। ठीक है? इसको आप लोग फटाफट से कॉपी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।